Then it is data communication, that is a part of networking system. तो डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जो डाटा है जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है, दैट इज कवर्ड अंडर डाटा कम्युनिकेशन. यानी कि डाटा जो है इसमें मूव कर रहा है, चाहे ये जो पार्ट है ये 1000th पार्ट है किसी इंच का, या फिर ये डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यों ना हो, यानी कि किलोमीटर्स के बेस पर ही क्यों ना डिस्टेंस हो. तो इसमें बेसिकली क्या है, जो डाटा है वो कम्युनिकेट करता है. ओके एंड इसी में एक वे है जिसमें हम जो टेक्स्ट डाटा है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, दैट इज बाय द वे ऑफ ईमेल. ईमेल इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, जहां पर जो टेक्सचुअल मटेरियल है उसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन के जरिए. जो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम है वो इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जो हर एक यूजर है, मान लीजिए यहां पर दो यूजर्स हैं, यूजर ए एंड यूजर बी, तो यूजर ए एंड यूजर बी दोनों को क्या मिलेगा, उनका अपना अपना मेल बॉक्स मिलेगा, जहां पर जो भी उनके मैसेजेस होंगे वो डिस्प्ले होंगे उनके कंप्यूटर में, एंड ये जो मैसेजेस हैं वो स्टोर होंगे एंड उनको असेस किया जा सकता है. ओके मोस्ट केसेस में जो मेल है या जो मैसेजेस हैं वो पहले एक स्टोर को डिलीवर किए जाते हैं. यानी कि जो पर्सन ए है अगर वो बी को मैसेज भेजता है तो ये नहीं है कि डायरेक्टली बी के पास मैसेज आएगा, पहले वो यहां पर मैसेज आएगा किसी स्टोर में एंड वहां से जो मैसेज है वो फर्दर जाएगा पर्सन बी के पास. ओके तो ईमेल सेटअप में बेसिकली जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं एंड दोज कंपोनेंट्स आर जो सोर्स है, जो पर्सन ने मैसेज भेजा दैट इज कॉल्ड सोर्स, एंड जिस पर्सन को मैसेज गया दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन. तो ये बेसिकली दोनों क्या है, दोनों है तो कंप्यूटर्स ही. तो पहली चीज क्या है, इसमें जो कंपोनेंट है वो क्या है, कंप्यूटर्स हैं. एंड दूसरा है कि एक डाटा कम्युनिकेशन डिवाइस आएगा, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है इटसेल्फ तो भेजेगा नहीं, तो यहां पर भी मॉडम होगा एंड रिसीविंग के लिए भी मॉडम होगा. ठीक है, सो मॉडम इज बेसिकली मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. तो यहां पर कंप्यूटर्स की जरूरत है एंड साथ में मॉडम की जरूरत है. अब जो मॉडम होंगे वो किसी ना किसी कम्युनिकेशन चैनल के जरिए स्टोर के साथ कनेक्टेड होंगे. ओके सो दैट इज कम्युनिकेशन चैनल. थर्ड जो कंपोनेंट है दैट इज कम्युनिकेशन चैनल. ओके एंड द फोर्थ सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो बेसिकली कंपोनेंट जो चाहिए दैट इज अ सॉफ्टवेयर जो यहां पर सोर्टिंग करेगा. ओके सो इट इज सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर यहां पर रिक्वायर्ड है दैट इज अ स्पेशलाइज्ड, बेसिकली आपको डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए जो बेसिकली एक कम्युनिकेशन लिंक को सेटअप करेगा दोनों कंप्यूटर्स के बीच में एंड जो डाटा है उसे ट्रांसमिट करेगा. ओके एंड डाटा कम्युनिकेशन में जो सेकेंड वे ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज बाय यूजिंग द डायल अप कनेक्शंस और डायल अप लाइंस. यानी कि अगर दो आपके पास रिमोट ज्योग्राफिकल आपके पास कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो उन्हें अगर आपने कनेक्ट करना है कंप्यूटर सिस्टम्स को तो आप डायल अप लाइन से भी उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली रहता है क्या डायल अप लाइन में, जो कंप्यूटर सिस्टम है पर्सन ए के एंड पर्सन बी के यहाँ, ठीक है, डेट आर कनेक्टेड बाय दी मॉडम्स, वो फर्दर मॉडम से कनेक्ट होते हैं, लेट इट बी M1 एंड M2. एंड ये जो कनेक्शन होता है ये टेलीफोन नेटवर्क की जो वायर होती है यानी कि जो वॉइस ग्रेड लाइन होती है उसे यूज करता है. इट यूजेस वॉइस ग्रेड लाइंस फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. ओके एंड जो ऑपरेशन है डायल अप नेटवर्क का, डायल अप लाइन का, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का मॉडल हम यूज कर रहे हैं. तो जहां पर हम बेसिक मॉडल यूज करते हैं मॉडम का, वहां पर जो एक यूजर है वो दूसरे यूजर को क्या करेगा, उसे कॉल करेगा एंड जैसे ही ये कॉल कनेक्ट होगा तो उसके बाद जो टेलीफोन सेट हैंडसेट जब कनेक्ट हो गए तो उसके जरिए जो कंप्यूटर है वो भी कनेक्ट हो जाएंगे. ओके तो एक तो यहां पर जो सिस्टम यूज होता है दैट इज डायल अप लाइंस. सेकंड इट इज अ लीज्ड लाइन. लीज्ड लाइन, तो लीज लाइन में बेसिकली क्या रहता है, एक डेडिकेटेड लाइन रहती है जिसके थ्रू जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है. सो देयर इज अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन दी सोर्स एंड द डेस्टिनेशन. जो ये सोर्स है एंड यहां पर जो डेस्टिनेशन है उनके बीच में एक डेडिकेटेड लिंक रहेगा. देयर विल बी अ डेडिकेटेड लिंक इन बिटवीन देम जिनके जरिए जो डाटा है वो ट्रांसफर होगा. एंड इसमें बेसिकली हाईएस्ट परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी रहती है. देयर इज कैपेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि ये बेसिकली जो लाइन है वो परमानेंटली क्या रहती है, टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा एलोकेटेड रहती है. ठीक है, जहां पर जो डाटा होगा वो कम्युनिकेट एप्लीकेशन के थ्रू मूव करेगा. लेकिन इसका ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक क्या है कि एक तो ये कॉस्टलियर है एज कंपेयर, अगर हम इसको करें डायल अप लाइन से
तो ये क्या है, एक कॉस्टलियर है एंड इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। सो अगर लाइन की कंडीशनिंग करनी है तो उसके लिए जो यूजर है उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है, सब्सक्राइबर को पे करना पड़ेगा, या फिर एक्सक्लूसिव यूज के लिए उसको लाइन लगवानी पड़ेगी, उसके लिए उसको कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ सकती है। देन इट इज PSN, दैट इज पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, जिसे हम शेयर्ड नेटवर्क भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर्ड नेटवर्क। तो यहां पर ये कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, यहां पर जो कॉस्ट रहती है वो काफी लोअर कॉस्ट रहती है। एक आइडिया आपको थोड़ा सा देता हूं, मान लीजिए यहां पर 3 यूजर्स हैं A B C। अब A ने कनेक्शन ले रखा है B के साथ, A ने कनेक्शन ले रखा है C के साथ एंड B C का आपस में कनेक्शन है। तो यहां पर अगर B ने डाटा भेजना है, यहां पर अगर मान लीजिए A का कनेक्शन है C के साथ एंड B का कनेक्शन है A के साथ, ठीक है, एंड यहां पर मान लीजिए एक फोर्थ पर्सन है जिसका कनेक्शन D के साथ भी है, ठीक है, A का कनेक्शन D के साथ भी है। तो अगर मान लीजिए अब B ने डाटा भेजना है A को, सॉरी D ने डाटा भेजना है B को, तो यहां पर जो डाटा है वो पैकेट्स में मूव करता है। तो यहां पर पैकेट्स, क्योंकि जो डाटा नेटवर्क है वो शेयर्ड है, तो वो नेटवर्क यहां पर शेयरिंग बेसिस पर मूव कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर इसको जो कॉस्ट पड़ेगी वो कंपैरेटिवली लो पड़ेगी। लेकिन लीज लाइन के केस में क्या थी, आपको एक एक्सक्लूसिव लाइन चाहिए होती थी, ठीक है, तो यहां पर शेयरिंग होने के कारण जो आपकी डाटा कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है एंड जो आपका कॉल टाइम है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। सो PSN सबसे ज्यादा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है एंड कनेक्टिविटी भी इसमें बेहतर रहती है। ओके, नेक्स्ट इट इज इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है बेसिकली डिपेंड करती है ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, की कैसे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट। ये दो तरह के होते हैं, जो कनेक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके पास वायर्ड कनेक्शन एंड दूसरे आपके पास होते हैं वायरलेस कनेक्शन। जो आपके पास होते हैं वायर्ड कनेक्शन वो होते हैं यूजिंग द PSTN और PSDN, टेरेस्ट्रियल जो आपकी लाइंस होती हैं उनके थ्रू होते हैं, लिंक के थ्रू होते हैं, जबकि जो आपके वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो वायरलेस कनेक्शन आते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू होते हैं। ओके, सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट सर्वर की जरूरत पड़ती है एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो पर्सन होते हैं, सर्वर, इंटरनेट सर्वर जो प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं ISP, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, तो यहां पर इंडिया में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे अर्नेट है यानी कि एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है, या फिर एक है ग्यास इज बेसिकली व्हाट, ग्यास इज गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस ऑफ टाटा कम्युनिकेशंस। सो ये टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से है ग्यास। देन देयर आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी। तो कनेक्शन के जो मेथड है वो दो तरह के रहते हैं, एक आपके रहते हैं ऑनलाइन कनेक्टिविटी एंड सेकंड आपकी रहती है ऑफलाइन कनेक्टिविटी। सो ऑनलाइन कनेक्टिविटी में बेसिकली क्या है कि आपके पास डेडिकेटेड इंटरनेट एक्सेस रहता है, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, किसमें, इक्विपमेंट में। सो यहां पर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इक्विपमेंट में एंड ये बेसिकली जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है, ये एनुअल फीस जो रहती है ये डिपेंड करती है कि आपकी जो लाइन कैपेसिटी है वो कितनी है, यानी कि आपके एक लाइन कैपेसिटी का मतलब है कि कितने यूजर एक समय पर साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो सकते हैं, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। एंड फर्दर जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी है ये दो तरह से रहती है, एक आपकी रहती है ऑनलाइन यूजिंग लीज्ड लाइन एंड सेकंड इज ऑनलाइन कनेक्शन थ्रू द VSAT। VSAT बेसिकली क्या रहता है, VSAT इज वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ओके, सो ऑनलाइन जो कनेक्टिविटी हमारी रहती है यूजिंग द लीज्ड लाइन, इसमें टेरेस्ट्रियल लिंक यूज होते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल आप लिंक डालते हैं, PSTN होता है जो BSNL या फिर MTNL के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एंड यहां पर जो यूजर होता है, वो यूजर का सिस्टम होता है, वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है यूजिंग द डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन एंड इसमें डिफरेंट ट्रांसमिशन जो स्पीड होती है वो अवेलेबल रहती है। लाइक ये जो ट्रांसमिशन स्पीड है ये 64 kbps की हो सकती है, 128 kbps की हो सकती है, 2 Mbps की हो सकती है, एटसेट्रा। एंड इसमें बेसिकली जो कनेक्शंस रहते हैं बिटवीन द वायर्स वो किसके थ्रू रहते हैं, डेट आर यूजिंग द लीज्ड लाइंस। तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पर कोई अगर कस्टमर है तो कस्टमर के पास जो मॉडम है, ठीक है, वो एक तरफ से तो कनेक्टेड होगा किसकी तरफ, जो बैकबोन राउटर है। एक जस्ट पिक्चर को माइंड में रखना आपने, जो एक बैकबोन राउटर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का उसके साथ कनेक्ट होगा एंड दूसरा जो इसका मॉडम का लिंक कनेक्ट होगा डेट इज विद द वायरिंग हब और स्विच, इसके साथ ये कनेक्टेड होगा। ओके, एंड वायरिंग हब फर्दर कनेक्टेड होगा जो इंटरनेट सर्वर है उसके साथ। तो इस तरह का कनेक्शन रहता है किसके केस में, ऑनलाइन यूजिंग द लीज्ड लाइन, ऑनलाइन कनेक्शन यूजिंग द लीज्ड लाइन।
एंड जो वीसेट रहता है ये बेसिकली क्या रहता है, ये वायरलेस कनेक्शन रहता है, दिस इज अ वायरलेस कनेक्शन। तो इसमें जो यूजर का सिस्टम है वो कनेक्टेड रहता है वीसेट के साथ, यहाँ पर वीसेट है उसके साथ कनेक्टेड रहता है यूजर का सिस्टम। एंड जो डेस्टिनेशन रहेगा, वीसेट बेसिकली सैटेलाइट पे लिंक भेजेगा, सैटेलाइट जो होगा वो डेस्टिनेशन तक लिंक अपना सेटअप करेगा। एंड इंडिया में इसके लिए जो सैटेलाइट्स यूज होती हैं डाटा इनसेट 1, इनसेट 2। एंड जो स्पीड होती है इसकी वो डिपेंड करती है कि जो कम्युनिकेशन चैनल है उसकी कितनी कैपेसिटी है एंड इंडिविजुअल यूजर को कितना कैपेसिटी प्रोवाइड किया गया है। ओके जो सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन है दैट इज द ऑफलाइन कनेक्टिविटी, यानी कि अगर आप डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है आपके पास इंटरनेट का एंड आप स्टैंड अलोन पीसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप SLIP या फिर PPP को यूज करके आप बेसिकली इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एस्टेब्लिश अपना, ठीक है। एंड ऐसा कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए पहले हमें ISP के साथ उसका जो टेलीफोन सर्विसेज है उसको लेना पड़ता है, ठीक है। एंड फर्दर जो सर्विस है वो बेस्ड रहती है, विंडो बेस्ड रहती है। ओके एंड फर्दर जस्ट फॉर अ नोट, जो डायल अप कनेक्शंस हैं दैट आर रिप्लेस्ड बाय द ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आपका जो कनेक्शन होता है वो स्टेबल रहता है एंड स्पीड भी आपको इसमें काफी बेहतर मिलती है, जबकि डायल अप कनेक्शन के केस में जो स्पीड होती है वो काफी कम रहती है। देन इट इज इंट्रानेट। सो बेसिकली अगर हम देखें तो इंटरनेट में एंड इंट्रानेट में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट डेट कि जो बेसिकली आपका इंट्रानेट है उसमें हर कोई पर्सन जुड़ने के लिए, कनेक्शन के लिए अलाउड नहीं होता है, यानी कि वो क्या है बेसिकली एक क्लोज्ड नेटवर्क है। एंड जो इंटरनेट है दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट एंड ये कॉर्पोरेट्स में बहुत ही ज्यादा फेमस है, जहां पर आपको कंटिन्यूस इनपुट चाहिए आपकी टीम से एंड आप उसके बेस पर कोई चीज चेंज करना चाहते हैं तो वहां पर आप बेसिकली इंटरनेट यूज करते हैं, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपका जो डाटा हो वो हर किसी पर्सन के द्वारा असेसिबल हो। एंड ये बेसिकली जो इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि TCP IP है या फिर जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं, IP प्रोटोकॉल, IP नेटवर्क हो गया, ब्राउजर आपका यूजर इंटरफेस के लिए वेब ब्राउजर्स एंड ईमेल्स को इनको यूज करता है। देन इट इज एक्स्ट्रानेट। सो जो टर्म एक्स्ट्रानेट है दैट इज लिंक्ड विद दी इंटरनेट, ये इंट्रानेट के साथ ही जुड़ी हुई है। एक्स्ट्रानेट बेसिकली क्या है, ये एक एक्सटर्नल कंप्यूटर नेटवर्क है। तो ये एक एक्सटर्नल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है जो बेसिकली जो आउटसाइड यूजर्स होते हैं उन्हें अलाउ करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। जहां की जो इंटरनेट है वो क्या है, वो एक ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम है जो सभी पर्संस के लिए अवेलेबल है, जबकि जो इंट्रानेट है एंड जो एक्स्ट्रानेट है उसमें जो इंट्रानेट होता है वो सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन जो एक्स्ट्रानेट है वो है ऑर्गेनाइजेशन का ही आपका नेटवर्क है, लेकिन वो आउटसाइड यूजर के लिए भी क्या है, अवेलेबल है। देन नेक्स्ट इट इज लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज LAN, इट इज कॉल्ड LAN। सो लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली ये रहता है, दिस इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल एरिया, यानी कि जब आपने स्मॉल एक वर्क प्लेस पर, ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्डिंग में या फिर 2 बिल्डिंग्स में जब आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं यूजिंग द शेयर ट्रांसमिशन, तो इनमें बेसिकली डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा, जो शेयर ट्रांसमिशन लाइन है उसके थ्रू डाटा आप ट्रांसमिट करेंगे, उसके थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। एंड यही कारण है क्योंकि आपके पास बहुत कम जगह पर आपने जो कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट किया है, तो आपके पास जो डाटा रेट रहती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। सो 100 Mbps तक हो सकती है। एंड अब जो ये रेट है इट कैन बी अप टू 10 Gbps आल्सो, 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड आल्सो। ओके एंड यहाँ पर जो डाटा रेट रहती है काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है LAN के केस में। एंड जो डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्क में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, डाटा कॉल्ड पीयर्स उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डाटा ट्रांसमिशन है, वो डाटा एक्सचेंज है, वो किसी भी डिवाइस के द्वारा दूसरे डिवाइस के साथ इनिशिएट किया जा सकता है। ओके एंड जो लोकल एरिया नेटवर्क है दिस कैन बी यूज्ड वाइडली, जिसके थ्रू हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बेहतर बना सकते हैं। ओके एंड अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क के हार्डवेयर की बात करते हैं, जो कंप्यूटर्स हैं इसका, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स जो है इसका वो सबसे बेसिक पार्ट है, जिसके थ्रू जो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ये आपस में कनेक्ट होते हैं। तो मेन बेनिफिट जो है वो LAN का ये है कि आपको एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो आप कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, आप जिनको ओकेजनली यूज करते हैं आप उनको बेसिकली शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिवाइसेस हैं लाइक सर्वर हैं, प्रिंटर हैं, मॉडम है, स्कैनर हैं, आप इनको शेयर कर सकते हैं। ओके एंड जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस नेटवर्क या फिर वर्क स्टेशन पर कनेक्टेड रहते हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं।
एंड दो पीसीज के बीच में कनेक्शन के लिए आपको यहां पर चाहिए NIC चाहिए। NIC बेसिकली क्या है, दिस इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया के लिए आप लैन वायर यूज करते हैं। ओके, एंड यहां पर कंपैटिबिलिटी के लिए आपको चाहिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एंड जो मैं आपको ये लैन वायर्स कह रहा हूं, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। सो मीडिया जो टर्म है ये लार्जली यूज की जाती है फॉर केबल्स और वायर्स, जिसके थ्रू हम लोकल एरिया नेटवर्क को फॉर्म करते हैं। तो जब डाटा को हम भेजते हैं नेटवर्क के ऊपर, तो वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में या फिर एक सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज पल्सेस के फॉर्म में जनरेट होते हैं, जिनको हमने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर फिजिकल पाथ के थ्रू भेजना होता है। एंड जो फिजिकल पाथ जो होता है जिसके थ्रू हम सिग्नल को कैरी करते हैं बिटवीन अ सिग्नल ट्रांसमीटर एंड अ सिग्नल रिसीवर, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि यहां पर एक पीसी है, यहां पर एक पीसीबी है। अब आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डाटा भेजना है। ठीक है, तो यहां पर दो तरह से डाटा भेजा जाएगा, या तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में डाटा भेजेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिस इज एनालॉग सिग्नलिंग, दिस इज एनालॉग सिग्नलिंग। एंड दूसरा है कि आप वोल्टेज पल्सेस की फॉर्म में डाटा भेजेंगे, दिस इज अ डिजिटल सिग्नलिंग। ठीक है, इसकी फॉर्म में डाटा भेजेंगे। तो यहां पर जो डाटा है वो सिग्नल ट्रांसमीटर से, यहां पर ट्रांसमीटर है एंड यहां पर सिग्नल रिसीवर है, उसमें फिजिकल पाथ के थ्रू जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। सो ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है वो दो तरह का होता है, वन इट इज गाइडेड एंड सेकंड इट इज अनगाइडेड। ओके, सो गाइडेड मीडिया को इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि जो सिग्नल्स होंगे वो एक नैरो पाथ में ही कन्फाइंड रहेंगे, एंड जैसा हम प्रिडिक्ट करते हैं वो सिग्नल वैसा ही बिहेव करेंगे। एंड गाइडेड में जो मोस्ट कॉमन थ्री टाइप्स हम गाइडेड मीडिया यूज करते हैं, डेट आर ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। गाइडेड मीडिया में सबसे पहले आती है यहां पर ट्विस्टेड पेयर वायरिंग। सो ट्विस्टेड पेयर वायरिंग में बेसिकली क्या होता है, दो या इससे ज्यादा जो कॉपर वायर्स होती हैं उनको ट्विस्ट करके आपस में रखा जाता है, ताकि जो क्रॉस टॉक है आपस में वो सबसे ज्यादा कम हो। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस है, जब भी एक वायर दूसरे वायर के पास से निकलती है तो वो सबसे ज्यादा कम हो। ओके, एंड जो ट्विस्टेड केबल्स आती हैं ये दो तरह की होती हैं, एक होती है आपके पास शील्डेड एंड दूसरी होती है अनशील्डेड। शील्डेड जो आपके पास ट्विस्टेड पेयर है, इसको हम कहते हैं STP, S इज फॉर शील्डेड एंड ट्विस्टेड पेयर इज फॉर TP। ओके, सो STP एंड अनशील्डेड को हम कहते हैं UTP। तो शील्डेड के केस में जो मेटल शील्ड इनकेसिंग होती है वायर्स की, एंड अनशील्डेड जो है वो सबसे कॉमन वायर्स है जो आपको देखने को मिलेगी। एंड टिपिकली अगर हम बात करते हैं तो 8 होती हैं कॉपर वायर्स जिनको ट्विस्ट किया जाता है आपस में टू फॉर्म अ लैन केबल। एंड ये बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव है, यानी कि कॉस्ट काफी कम है इसकी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द शील्डेड वन, एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी है। एंड हमारे जो टेलीफोन जैक्स होते हैं वहां पर जो वायर यूज की जाती है उसमें दैट इज द ट्विस्टेड पेयर वायरिंग। ओके, एंड इसको हम टेलीफोन केबल भी कहते हैं, UTP को हम टेलीफोन केबल भी कहते हैं। देन इट इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में बेसिकली हमारे पास दो तरह की जो वायर्स है वो यूज होती है। वायर्स नहीं कह सकते, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक वायर के ऊपर जो दूसरा आपके पास कवर होता है वो लपेटा होता है यहाँ पर। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपके पास मान लीजिए कोई वायर है जो आउटर कवरिंग है, एंड इसके अंदर एक कॉपर वायर रहती है जहां से बेसिकली जो डाटा है वो ट्रांसमिट होता है। तो ये जो बेसिकली वायर है ये कॉपर वायर है जो फिजिकल एक डाटा चैनल है जिसको सराउंड किया जाता है एक दूसरे फिजिकल चैनल के साथ। एंड ये आउटर जो आपके पास चैनल है ये एक ग्राउंड की तरह सर्व करता है। ग्राउंड किस तरह से, ताकि अगर कोई वायर यहां पर एक और भी है तो वो ये चीज बनाए रखती है कि जो इसकी वायर की कनेक्टिविटी इंटीग्रिटी है वो इस वायर में जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उस इंटीग्रिटी को बचाए रखती है, यानी कि डाटा यहां पर सेफ रहेगा, आपस में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो कोएक्सियल केबल होती है दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास थिन नेट एंड सेकंड इज थिक नेट। जो थिन नेट होती है लाइकवाइज हमारे जो टीवी जो होते हैं, टेलीविजन होते हैं, उनके पीछे जो वायर लगी होती है दैट इज कंपैरेटिव टू दैट ऑफ थिन नेट, वो थिन नेट ही बेसिकली यूज होती है। एंड थिन नेट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के कनेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होती है। एंड इसमें जो कनेक्टर हम यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड BNC ट्विस्ट ऑन कनेक्टर्स, दैट आर कॉल्ड BNC ट्विस्ट ऑन कनेक्टर्स। ओके, एंड जो डिफरेंस है थिन नेट के बीच में थिक नेट के बीच में, थिकनेस का ही है, डायमीटर का ही है। जो थिन नेट होती है इसमें जो डायमीटर होता है वो कम होता है, थिक नेट में जो डायमीटर है वो ज्यादा होता है।
अब जितना ज़्यादा वायर मोटी होगी उतनी ज़्यादा वो क्या होगी, फ्लेक्सिबल कम होगी, जबकि जो थिन नेट होती है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। हालांकि जो थिन नेट है वो ट्विस्टेड पेयर से कम हमारी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन थिकनेट से ज्यादा क्या होती है, फ्लेक्सिबल रहती है। जो लार्जर साइज है वो इस चीज को अलाउ करता है कि ज्यादा डिस्टेंसेस तक जो डाटा है वो ट्रांसलेट हो सकता है, यानी कि जो ज्यादा डिस्टेंस तक ज्यादा डाटा जा सकता है वो थिकनेट में जा सकता है, लेकिन यहां पर जो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी कम होती है। सो थिकनेट को यूज किया जाता है नेटवर्क बैकबोन की तरह, जबकि जो थिननेट होती है उनको ब्रांचेस की तरह यूज किया जाता है। मान लीजिए ये केबल है, यहां पर डिफरेंट लैन है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा दूर तक जो डाटा है ट्रांसमिट करे, तो यहां पर जो मेन केबल है वो यूज होगी थिकनेट, एंड यहां पर एज अ ब्रांचेस यूज होगी क्या, थिननेट केबल यूज होगी। ओके, देन इट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कोएक्सियल केबल। यहां पर बेसिकली 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो आपके पास बिल्कुल इंटरनल पार्ट है ये बेसिकली क्या रहता है, दिस इज अ ग्लास कोर। ये ग्लास कोर है जिसके थ्रू जो लाइट है वो प्रोपिगेट करती है, लाइट जो है वो लाइट सिग्नल ट्रेवल करता है यहां पर, ठीक है। एंड उसके बाद इसके बाहर रहता है, बेसिकली कोर के बाहर रहती है ग्लास क्लैडिंग। दिस इज ग्लास क्लैडिंग। जो ग्लास क्लैडिंग है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज लोअर देन दैट ऑफ द ग्लास कोर। मान लीजिए ग्लास कोर है G एंड ग्लास क्लैडिंग है G1, तो G1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द G। इससे बेसिकली होगा क्या कि मान लीजिए लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट यहां पर टकराती है इस तरह से, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये वापस बाहर कोर में आ जाएगी। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना है क्लैडिंग का, उसका मेन मकसद ये है कि सारी की सारी लाइट ग्लास कोर में ही ट्रेवल करे एंड बाहर ना निकले। एंड थर्ड पार्ट जो ऑप्टिकल फाइबर का होता है दैट इज अ प्लास्टिक जैकेट, जो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है इस क्लैडिंग को, क्योंकि जो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर केबल है दैट इज वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, फ्रेगाइल इन नेचर है, यानी कि आसानी से वो टूट सकती है, आसानी से खराब हो सकती है, एंड इसको इंस्टॉल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यही रीजन है कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रांसमिट करना रेगुलर बेसिस पर, आप वहां पर इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ जहां पर आपके पास एक्सटेंडेड डिस्टेंसेस हैं, जहां पर हार्डवेयर रिले की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि आपको जहां पर, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो होती है वो काफी ज्यादा बढ़ती है। ओके, सो दीज वर द 3 गाइडेड मीडियाज। देन इट इज अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया में जो नेचुरल पार्ट है हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट का, उसको हम सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो जो हमारा एटमॉस्फेयर है एंड जो हमारा आउटर स्पेस है वो एग्जांपल्स है किसके, अनगाइडेड मीडिया के, जो बेसिकली सिग्नल्स को कैरी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में हम मीडिया को कैरी कर सकते हैं, जिसमें जो माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं या फिर इंफ्रारेड वेव्स हैं वो कवर होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो वेव्स के बारे में, यानी कि रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में। तो रेडियो वेव्स जो है वो इजीली उनको जनरेट किया जा सकता है, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रैवल कर सकती हैं एंड ये इजीली बिल्डिंग्स को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं एट लोअर फ्रिक्वेंसी। लोअर फ्रिक्वेंसी पर ये इजीली जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको पार कर सकती है, उनको क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। चाहे वो इंडोर है आउटडोर है, दोनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये ओमनी डायरेक्शनल है। ओमनी डायरेक्शन से बेनिफिट क्या है, मान लीजिए यहां पर क्या है, ट्रांसमीटर है, यहां पर रिसीवर है, तो अगर तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती, मान लीजिए यहां पर रेडियो वेव जनरेट की, अगर तो ये सिंगल डायरेक्शन में जाती, ठीक है, यानी कि फोकस्ड होती, कोहेरेंट होती, तो उसके केस में इसका जो रिसीवर था उसको अलाइन करना पड़ता है, यहां पर रिसीवर को अलाइन करना पड़ता, ठीक है, ताकि ये सिग्नल को रिसीव कर सके। क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शन है तो ये हर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये हर डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके कारण बेसिकली क्या है, आपको अलाइनमेंट नहीं करनी पड़ती है रिसीवर की विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द ट्रांसमीटर। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर फ्रिक्वेंसी पर तो ये बेसिकली क्या है, पेनिट्रेट कर देती हैं ऑब्स्टेकल्स को, ठीक है। लेकिन जहां पर फ्रिक्वेंसी हायर हो, ठीक है, जहां पर आपकी फ्रिक्वेंसी हायर है वहां पर ये बाउंस ऑफ कर जाती हैं एंड वहां पर ये कोहेरेंट रहती हैं। तो हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये कोहेरेंट हो जाती हैं एंड बाउंस ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, अपने ऑब्स्टेकल से वापिस आ जाती हैं। एंड इवन जब रेन होती है तब उसमें भी ये बारिश में एब्जॉर्ब हो जाती हैं,
एंड इसके अलावा क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं तो इंटरफेरेंस जो होती है यूजर के बीच में वो भी एक इसका प्रॉब्लम का कारण। इट इज माइक्रोवेव्स जो अबव 100 मेगाहर्ट्ज जो वेव्स होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं एज वी नो। तो बेसिकली यहां पर जो बीम रहती है वो नैरोली फोकस्ड रहती है, माइक्रोवेव्स की बात कर रहे हैं। एंड यहां पर जो एनर्जी रहती है उसको एक स्मॉल बीम में कंसंट्रेट किया जाता है यूजिंग द पैराबोलिक एंटीना। जैसे हमारे डिश एंटीनाज होते हैं इस तरह से पैराबोला की फॉर्म में होता है और उसके थ्रू जो एनर्जी होती है उसको कंसंट्रेट किया जाता है। ठीक है, एनर्जी इज कंसंट्रेटेड इनटू स्मॉल बीम। ओके, एंड यहां पर क्योंकि इसको कंसंट्रेट किया गया, यहां पर जो SNR रेशियो है यानी कि जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत अच्छी चीज है। यानी कि अगर यहां पर 2-3 जो ट्रांसमीटर्स है वो इकट्ठे भी लगे हुए हैं तो भी जो सिग्नल है वो आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास जो बीम है उसमें SNR बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि इंटरफेरेंस बहुत कम है। तो एक चीज ये है कि जब भी आपने रिसीव करना है इस तरह की बीम को, जैसे हमने रेडियो वेव में बात की थी, जब आपने इस तरह की कोहेरेंट वेव को रिसीव करना है तो जो रिसीवर है वो अलाइंड होना चाहिए टू दैट ऑफ द ट्रांसमीटर। जो रिसीवर होगा वो अलाइंड होना चाहिए टू द ट्रांसमीटर, तभी वो डाटा को रिसीव कर पाएगा, इस सिग्नल को रिसीव कर पाएगा, अदरवाइज सिग्नल आगे चला जाएगा। ओके, पहली चीज तो ये होगी। एंड सेकंड थिंग इज कि जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो अपनी ऑब्स्टैकल्स को काट नहीं सकती, यानी कि अगर इन बिटवीन कोई बिल्डिंग आ जाती है तो यहां पर सिग्नल स्टॉप हो जाएगा, सिग्नल आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। सेकंड है कि हमारी जो अर्थ है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम यहां पर एक लगा रहे हैं, ट्रांसमीटर लगा रहे हैं एंड दूसरा रिसीवर यहां पर है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर रिसीवर यहां पर नहीं है, काफी ज्यादा बड़े डिस्टेंस पर है, तो आपकी बीम तो ट्रेवल कर लेगी क्योंकि हमारी अर्थ की शेप इस तरह से अगर आप ट्रेवल करेंगे तो वो अर्थ से बेसिकली टकरा जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज होगी कि आपकी जो बीम है कुछ ना कुछ डिस्टेंस के बाद, अगर आपका कोई रिसीवर यहां पर है, यहां पर आपका कोई रिसीवर नहीं है, ये आपका ट्रांसमीटर है, दिस इज अ ट्रांसमीटर एंड यहां पर आपका रिसीवर है, ये आपकी अर्थ है। तो यहां से जब ट्रैवल करेगा तो यहां पर वो टकरा जाएगी अर्थ से। ठीक है, तो यहां पर आपको बेसिकली रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं जिसके थ्रू आपका जो बीम है वो फर्दर आगे ट्रैवल करती रहती है अक्रॉस दी अर्थ। ओके, एंड इवन दो जो बीम रहती है वो काफी ज्यादा फोकस्ड रहती है ट्रांसमीटर पर, बट स्टिल स्पेस में कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस होती रहती है क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, कहीं पर जो हवा है वो काफी आपकी थिन है, कहीं पर हवा जो है वो काफी हैवी है, तो वहां पर बेसिकली क्या है कि स्पेस में भी इवन जो बीम ट्रैवल करती है कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस उसमें होती रहती है। ओके, तो इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो माइक्रोवेव जो कम्युनिकेशन होती है ये लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सेलुलर फोन्स में किया जाता है, टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है, और पर्पसेस के लिए किया जाता है। ओके, एंड ये रिलेटिवली काफी इनएक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट इट इज हब्स। सो हब बेसिकली क्या रहता है, एक सेंट्रल पॉइंट रहता है लैन केबल का, एंड ये एक जेनेरिक टर्म है एक नेटवर्क डिवाइस के लिए। तो मोस्ट कॉमनली कह लीजिए कि डिफरेंट आपके पास केबल्स आ रही हैं, आप उनको बेसिकली रिसीव करते हैं, केबल्स आपका इकट्ठी होती हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर जो डाटा होता है उसको रीजनरेट किया जाता है, डाटा इज रीजनरेटेड। ठीक है, एंड इस तरह के जो हब्स होते हैं इनको हम कंसंट्रेटर्स या फिर रिपीटर्स भी कहते हैं। एंड कुछ इस तरह के हब्स भी अवेलेबल हैं जो एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ब्रिजेस भी आते हैं, जहां पर जो नेटवर्क सेगमेंट्स होती हैं, राउटर्स होती हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ यानी कि लोकल एंड वाइड एरिया नेटवर्क दोनों को आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म हमने पढ़ी दैट इज ब्रिज। जब बहुत से डिवाइसेस एक ही नेटवर्क से सेम नेटवर्क पर कनेक्ट होते हैं तो वहां पर बेसिकली ये रहता है कोलिजन होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि बहुत से डिवाइसेस एक ही नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं तो यहां पर नेटवर्क कोलिजन होने के चांसेस रहते हैं। तो बेसिक सा इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक नेटवर्क को बेसिकली क्या करें, स्मॉलर नेटवर्क्स में या सेगमेंट्स में चेंज कर दें। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, दीज विल बी कॉल्ड द सेगमेंट्स। तो एक बड़ा नेटवर्क था जिसको हमने स्मॉल नेटवर्क्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हर एक सेगमेंट के बीच में जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे, यानी कि इनके बीच में भी क्या रहेगा, बेसिकली कनेक्शन रहेगा। एंड इनके बीच में कनेक्शन के लिए जिस डिवाइस को यूज किया जाता है दैट आर कॉल्ड ब्रिज। ओके, देन इट इज स्विचेस। सो बेसिकली जो स्विचेस हैं उनको हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि सेम नेटवर्क के ऊपर जब हमने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम स्विचेस को यूज करते हैं।
तो जब भी आपने कोई नेटवर्क क्रिएट करना है जिसमें अपने रिसोर्सेज को शेयर करना है, उसके लिए आप स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो स्विच होता है बेसिकली एक कंट्रोलर की तरह एक्ट करता है, जो बेसिकली डिफरेंट जो आपके डिवाइसेस हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में शेयर करता है एंड उनकी जो एलोकेशन है उसको भी शेयर करता है। तो इससे बेसिकली आप कॉस्ट इफेक्टिव अपने नेटवर्क को बना सकते हैं। एंड जो स्विचेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, वन इट इज मैनेज्ड एंड सेकंड इट इज अनमैनेज्ड। जो मैनेज्ड स्विचेस हैं तो बेसिकली इनको आप एक्सेस कर सकते हैं, आप इनको मैनेज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। सो यहां पर आपके पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन जो अनमैनेज्ड है यहां पर बेसिकली आपको किसी भी तरह के चेंजेस करने नहीं देता है, आउट ऑफ बॉक्स इसकी अवेलेबिलिटी रहती है, तो आपको इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। देन इट इज राउटर्स। सो राउटर्स बेसिकली रहता है जहां पर आपने मल्टीपल जो नेटवर्क है उनको आपस में कनेक्ट करना है, वहां पर हम राउटर को यूज करेंगे। ये बेसिकली एक डिस्पैचर की तरह यूज होता है जो एक बेस्ट रूट को चूज करता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो आपके तक आएगी एंड आप उसे आसानी से उसको क्विकली आप उसको रिसीव कर पाए। सो जो राउटर्स हैं ये एनालाइज करते हैं कि किस तरह का जो डाटा है वो भेजा जा रहा है एंड किस नेटवर्क के ऊपर भेजा जा रहा है एंड आप उसे दूसरे नेटवर्क पर किस तरह से भेज सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क के ऊपर किस तरह से भेज सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपके बिजनेस को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं एंड आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है उसे सिक्योरिटी थ्रेट से आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। एंड इवन ये भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं राउटर्स कि कौन से कंप्यूटर को प्रायोरिटी देनी है दूसरे कंप्यूटर से ज्यादा। एंड आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हुए, नेटवर्किंग प्लान के ऊपर डिपेंड करते हुए आप राउटर को चूज कर सकते हैं एंड डिफरेंट कैपेबिलिटीज को इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंट कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट हमारे पास नेटवर्किंग बेसिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला नेटवर्क बेसिक है दैट इज अ फायरवॉल। सो फायरवॉल बेसिकली क्या है, एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है जो इनकमिंग जो डाटा होता है उसको एग्जामिन करता है एंड हमें जो भी बिजनेस नेटवर्क के अगेंस्ट जो भी अटैक होते हैं उनसे बचाता है। सेकंड इट इज वीपीएन, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो वीपीएन बेसिकली जो रिमोट एरिया में पर्सन बैठा है उसको अलाउ करता है कि वो जो आपका सेफ्टी नेटवर्क है उसको एक्सेस कर पाए। यानी कि मान लीजिए कोई रिमोट एम्प्लॉय है तो वो आपके नेटवर्क को एक्सेस कर पाए, बिजनेस के पर्टिकुलर नेटवर्क को एक्सेस कर पाए। दैट कैन बी डन थ्रू द वीपीएन, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देन थर्ड इट इज आईपी फोन नेटवर्क। सो आईपी फोन नेटवर्क बेसिकली क्या करता है कि जो कंपनी का हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है एंड जो हमारा टेलीफोन नेटवर्क है उसको कंबाइन कर देता है यूजिंग वॉइस एंड कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है प्लस आपका जो टेलीफोन नेटवर्क है उसे ये कंबाइन कर देता है, इन दोनों को कंबाइन कर देता है यूजिंग वॉइस एंड कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी, जिससे आप बेसिकली अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको यूनाइटेड भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं एंड सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इट इज नेटवर्क सिक्योरिटी इक्विपमेंट, जिसमें आपके पास आते हैं फायरवॉल्स, एनआईडीएस, एचआईडीएस एंड आईपीएस। सबसे पहले हम बात करेंगे फायरवॉल के बारे में। सो फायरवॉल बेसिकली इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है यूजर्स का उसको हम रोक सकें। यानी कि मान लीजिए ये आपका कोई इंट्रानेट है, दिस इज एन इंट्रानेट। तो इंटरनेट का मेन मकसद क्या है इंट्रानेट का, कि जो आपके सोसाइटी के अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं, यूजर्स हैं, वो ही सिर्फ इसको एक्सेस कर पाए। तो फायरवॉल बेसिकली इस चीज को प्रिवेंट करती है। तो अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस करना चाहता है, कोई हैकर है मान लीजिए वो एक्सेस करना चाहता है, तो उसको फायरवॉल रोकती है। तो बेसिकली ये सेट ऑफ डिवाइस है या सेट ऑफ डिवाइस है जिसको कॉन्फ़िगर इस हिसाब से किया जाता है कि वो किसी पर्सन को परमिट करेगा या डिनाई करेगा। ठीक है, बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन। एंड ये होता है बेस्ड अपॉन सेट ऑफ रूल्स, जो भी सेट ऑफ रूल्स हम डालते हैं या फिर कोई क्राइटेरिया डालते हैं उसके बेस पर ही होता है। एंड जो फायरवॉल होती है इसको हम हार्डवेयर लेवल पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फिर इसे सॉफ्टवेयर लेवल पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इसकी टाइप के हिसाब से देखें तो हमारे पास दो तरह की फायरवॉल होती है। एक आपके पास होती है नेटवर्क लेवल फायरवॉल, सेकंड आपके पास एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल। जो नेटवर्क लेवल आपकी फायरवॉल होती है ये बेसिकली प्रोप्राइटरी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलती है एंड ये बेसिकली प्रोप्राइटरी पर्सन के द्वारा ही बनाई जाती है एंड इसमें फुल ऑफ फीचर्स है, बहुत सी कैपेबिलिटीज होती हैं, लाइक स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन है या फिर डीप पैकेट इंस्पेक्शन है या फिर लॉगिंग के फैसिलिटी। तो इसमें बहुत से इसके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एंड ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलती है। जैसे मान लीजिए अगर सिस्को सीरीज है तो वो सिस्को का जो iOS है उसके ऊपर ही चलेगी, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर ही चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। सेकंड इट इज एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल।
जिसे हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी कहते हैं। सो एप्लीकेशन लेवल जो फायरवॉल होती है इसमें भी बहुत से कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक कंटेंट फिल्टरिंग होता है कि आप कंटेंट को फिल्टर कर सकते हैं, कौन सा कंटेंट अलाउड है, कौन सा कंटेंट नहीं अलाउड है, या फिर कोई अनवांटेड होस्ट है अगर उसको रिमूव करना तो उसको भी रोक देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ऐसी फैसिलिटीज जो है एप्लीकेशन लेवल पर अवेलेबल रहती हैं। तो मेन फायरवॉल का मकसद क्या है कि आपको जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उससे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ताकि जो आपके इंटरनल यूजर्स हैं, इंटरनल जो आपके यूजर्स हैं वो फ्रीली इंटरेक्ट कर सकें एंड आउटसाइडर से आप बच सकें। तो आपको बेसिकली हैकिंग से भी बचाता है। देन इट इज NIDS, दैट इज नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। सो NIDS बेसिकली क्या है, एक ये IDS होता है। IDS मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो नेटवर्क इसलिए क्योंकि नेटवर्क में हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो NIDS सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये सभी तरह के जो इनबाउंड होते हैं, आउटबाउंड जो भी एक्टिविटीज है, चाहे अंदर से बाहर जाने वाली एक्टिविटीज है, चाहे बाहर से अंदर आने वाली एक्टिविटीज है, सभी के ऊपर नजर रखता है। एंड अगर इसको कोई सस्पिशियस पैटर्न दिखाई देता है तो ये उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो IDS का जो काम होता है बेसिकली वो क्या होता है कि इसने प्रिवेंट नहीं करना होता, इसने सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को। दैट इज वाई वी से दैट कि जो IDS है ये पैसिव होता है, ना कि एक्टिव होता है। तो इट विल नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम द, किसी भी तरह के इंट्रूजन से आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है, प्रिवेंट नहीं करता, उसको रोकता नहीं है, बट आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करके बताता है, अलर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो अलर्ट है ये आपको सिंपली अलर्ट मैसेज भी शो करता है, या फिर पेजिंग भी भेज सकता है, या फिर SMS भी भेज सकता है, या फिर उसकी लॉगिंग भी कर सकता है इवेंट की, कौन सा इवेंट हुआ है। ठीक है, एंड इसी तरह से कुछ एक IDS जो होते हैं, जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होते हैं, वो इस तरह के भी होते हैं कि वो नेटवर्क को रिकॉन्फ़िगर कर देते हैं ताकि जो सस्पेक्टेड आपके इंट्रूजन है उसको बेसिकली रिड्यूस किया जा सके, उसको रोका जा सके। ठीक है, ऐसे भी जो IDS है उनको डेवलप कर लिया गया है। एंड जो ये आपके जो नेटवर्क डाटा होता है, ट्रैफिक होता है, उनको बेसिकली रिव्यू करता है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, अटैक होता है, कोई भी वल्नरेबिलिटी है, उनको ये आइडेंटिफाई करता है। ओके, एंड ये बेसिकली क्या करता है, IDS क्या करता है कि आपके पास यहाँ पर डिफरेंट तरह के अटैक्स की क्या है, सिग्नेचर्स हैं। सिग्नेचर्स का कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका कोई मान लीजिए वायरस है, वॉर्म है, अटैक है, उनका किसी ना किसी तरह का सिग्नेचर्स रहता है। यानी कि ये सभी अटैक क्या है, नोन अटैक्स हैं। एंड कोई भी एक्टिविटी होती है तो जो IDS होता है वो क्या करता है, इनकी डेफिनेशन को होने वाली एक्टिविटी की डेफिनेशन से मैच करता है। तो इट जस्ट मैचेस, अगर कोई मैच मिलता है तो अलर्ट कर देता है, नहीं तो उसको जाने देता है। तो ये सिर्फ आपको अलर्ट करेगा, नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा सिर्फ नोन अटैक्स के लिए, यानी कि जो अटैक्स की डेफिनेशन इसके डेटाबेस में अवेलेबल होगी सिर्फ उसी के बारे में आपको नोटिफाई करेगा, अदरवाइज आपको नोटिफाई नहीं करेगा। तो अभी हमने बात की NIDS के बारे में। तो NIDS बेसिकली क्या है, जो इंट्रूजन आपके सिस्टम होते हैं, यानी कि जो IDS होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं नेटवर्क बेस्ड एंड सेकंड आर द होस्ट बेस्ड, जिन्हें हम HIDS भी कहते हैं। ओके, तो NIDS सिस्टम जो होते हैं बेसिकली स्टैंड अलोन हार्डवेयर अप्लायंसेस होते हैं, जिसमें जो नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन कैपेबिलिटीज होती हैं। तो इसमें बेसिकली हार्डवेयर सेंसर्स रहते हैं। इसके केस में क्या रहता है कि यहाँ पर हार्डवेयर सेंसर्स रहते हैं जो आपके इन आउट पैकेट्स हैं उनको सेंस करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं वेरियस पॉइंट्स पर नेटवर्क में। ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम कंप्यूटर्स में इंस्टॉल रहता है जो आपके नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जो बेसिकली डाटा पैकेट्स को, जो भी डाटा पैकेट्स आपके एंटर हो रहे हैं या लीव कर रहे हैं नेटवर्क से, उनको ये एनालाइज करता है। जबकि जो HIDS है, HIDS बेसिकली क्या है, दिस इज होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ओके, तो HIDS बेसिकली होता है ये रियल टाइम डिटेक्शन आपको प्रोवाइड नहीं करता, नॉट रियल टाइम। जबकि जो IDS है, NIDS है, आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो HIDS है ये आपको रियल टाइम डिटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाता है, लेकिन अगर इसको हम करेक्टली कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो ये क्लोज टू रियल टाइम ये हमें जो डिटेक्शन है वो प्रोवाइड करवा देता है। सो HIDS जो है वो उन्हीं एक्टिविटीज को बेसिकली मॉनिटर करता है जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि वो मॉनिटर करे। ठीक है, तो अगर कोई वायरस, मान लीजिए जो ट्रोजन है, ट्रोजन क्या है, बेसिकली एक वायरस डेफिनेशन है, ट्रोजन है या फिर कोई बैकडोर है, अगर वो आपकी सिस्टम की फाइल से भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है, उनको चेंज करने की कोशिश करता है, उनको ओवरराइट करने की अटेम्प्ट करता है, तो वो भी HIDS के द्वारा मॉनिटर की जा सकती है एंड उसे रोका जा सकता है। एंड लेकिन ये जो इवेंट होते हैं ये NIDS के केस में अवेलेबल नहीं है। एंड ऑल्सो NIDS जो है ये कंपैरेटिवली क्या है, एक चीपर सोल्यूशन है, जबकि HIDS जो है वो इतना चीप नहीं है।
एंड जितने फीचर्स आपको HRDS में मिलते हैं उतने आपको NRDS में नहीं मिलते हैं। देन इट इज IPS मीन्स इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। सो अभी तक हम बात कर रहे थे डिटेक्शन सिस्टम के बारे में, इट इज IPS नाउ विच इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। सो IDS एंड IPS को अगर हम दोनों को लगाते हैं तो ये बेसिकली नेटवर्क की जो सिक्योरिटी लेवल होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, पैकेट्स को स्कैन करते हैं। सो डिटेक्शन जो है वो दोनों केसेस में, चाहे वो IPS सिस्टम आप यूज कर रहे हैं चाहे आप IDS सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो सिग्नेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि अगर ऑलरेडी वो सिग्नेचर आपके पास डिटेक्टेड है, वो रिकॉग्नाइज हुआ है, तो ही उसके ऊपर काम करेगी, अदरवाइज उसके ऊपर काम नहीं करेगी। एंड मेन डिफरेंस जो है IPS का एंड IDS का वो ये है कि जो अटैक होता है IPS के केस में वो बेसिकली इनिशियल फेजेस में ही यहां पर डिटेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये नेटवर्क स्कैनिंग करता है, पोर्ट स्कैनिंग करता है। लेकिन IDS के केस में आप बेसिकली उसे ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन IPS के द्वारा जो भी आप डिटेक्ट करते हैं आप उसको अटैक को ब्लॉक भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ब्लॉक दैट। लेकिन IDS के केस में क्या रहता था, बेसिकली सिर्फ आप अलर्ट जारी करते थे। एंड ऑल्सो इट कंट्रोल्स एक्सेस टू IT नेटवर्क्स। ठीक है, IT नेटवर्क्स का जो एक्सेस है उसके ऊपर भी ये कंट्रोल रखता है, जिसके कारण जो आप सिस्टम है उसको अटैक से, अब्यूज से बचा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो भी अटैक डाटा है उसको इंस्पेक्ट भी करता है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन भी ले सकता है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द IPS। नेक्स्ट इट इज WAN टेक्नोलॉजी एंड इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द ISDN। सो ISDN बेसिकली दिस इज इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो ISDN को यूज करके बेसिकली आप वॉइस ट्रांसमिशन एंड जो आपका डाटा ट्रांसमिशन है उसको साइमल्टेनियस कर सकते हैं, यानी कि इसमें बीच में आप वॉइस को प्लस वीडियो को प्लस डाटा को, ठीक है, यानी कि जो भी सर्विसेज है उनको सीधा ट्रांसमिट कर सकते हैं यूजिंग द ISDN। एंड ये जो ट्रांसमिशन होगी ये रियल टाइम में आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं, एंड नॉन रियल टाइम में आप जो लैन का डाटा ट्रैफिक है उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड सेटिंग अप करना होता है जो कनेक्शन का, दैट इज सेम एज जैसे हम रेगुलर टेलीफोन कॉल करते हैं उसी हिसाब से रहता है, एक्सेप्ट दैट कि जो ISDN डिवाइस रहता है वो सिर्फ दूसरे ISDN डिवाइस के साथ कनेक्ट करता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप ISDN डिवाइस है आपके पास तो दूसरे एंड पर भी आपको ISDN डिवाइस ही चाहिए, तभी वो बेसिकली काम करेगा। लेकिन जो कनेक्शन रहेगा जैसे हम टेलीफोन कॉल के थ्रू कनेक्शन करते हैं उसी तरह से कनेक्शन, सेम ही कनेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, अगर ये दूसरा डिवाइस जो है ये नॉन ISDN है, मान लीजिए ये नॉन ISDN है, तो वहां पर बेसिकली एक ISDN मॉडेम चाहिए जिसके थ्रू ये कनेक्ट करेगा। ओके, जिसे हम ISDN मॉडेम को हम एक और नाम से जानते हैं, वी कॉल इट TA, that is ISDN terminal adapter, we call it ISDN terminal adapter। एंड जो ISDN की कॉस्टिंग है, अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं कि इसकी कॉस्टिंग किस हिसाब से होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीफोन कॉल की तरह इसका कनेक्शन होता है, तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी डायल अप कनेक्शन की तरह जो डिस्टेंस है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है, एंड जो फोन कॉल टाइमिंग है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये भी दो चीजों के ऊपर ही डिपेंड करती है, कनेक्शन टाइम के ऊपर एंड जो डिस्टेंस है उसका उसके ऊपर। एंड ISDN में नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, एंड इसमें बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे चैनल्स के बारे में। तो चैनल्स में हमारे पास जो चैनल्स आते हैं, B चैनल है, D चैनल है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो चैनल्स आते हैं, B चैनल एंड D चैनल। जो B चैनल है बेसिकली B इज फॉर द बेयरर, B इज बेयरर। ये जो चैनल होता है ये 64 किलोबिट्स पर सेकंड का चैनल है, जो वॉइस के लिए, वीडियो के लिए, डाटा के लिए या फिर मल्टीमीडिया कॉल के लिए यूज हो सकता है। ओके, देन इट इज D चैनल, D मींस डेल्टा। एंड ये जो चैनल होता है ये 16 kbps का भी हो सकता है, किलोबिट्स पर सेकंड का भी हो सकता है, या फिर 64 kbps का भी हो सकता है। एंड ये बेसिकली जो चैनल है प्राइमरीली कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, यानी कि सिग्नलिंग के लिए यूज होता है। जब आपने कनेक्शन करना है एक ISDN को दूसरे ISDN के नेटवर्क के साथ, उसमें ये यूज होता है डेल्टा जो चैनल है। ओके, ये कम्युनिकेशन के लिए आपका ये किसके लिए होता है, वॉइस के लिए, वीडियो के लिए, डाटा के लिए, मल्टीमीडिया के कॉल्स के लिए। ठीक है, इसके लिए B चैनल यूज होता है, यानी कि बेयरर चैनल यूज होता है। एंड आपका D चैनल यानी कि डेल्टा चैनल यूज होता है आपका सिग्नलिंग के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन करनी होती है जब अपने स्विचिंग इक्विपमेंट के बीच में, ISDN नेटवर्क के बीच में, वहां पर यूज होता है। एंड ये जो दोनों चैनल्स हैं बेसिकली ये दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन में यूजर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। जो एक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज BRI
एंड द सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन इज PRI, BRI एंड PRI। जो BRI है बेसिकली ये क्या है, बेसिक रेट इंटरफेस है, दिस इज बेसिक रेट इंटरफेस। जबकि जो PRI है डेट इज प्राइमरी रेट इंटरफेस। हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ये दोनों जो चैनल्स हैं इनमें बेसिकली यूजर को इस जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन है, उसके साथ दिए जाते हैं। वन इज बेसिक रेट इंटरफेस एंड सेकंड इज प्राइमरी रेट इंटरफेस। सो BRI जो बेसिकली है ये मोस्ट कॉमन जो है सर्विस है जिसको लोग यूज करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। यहां पर बेसिकली ISDN जो BRI होता है इसमें दो सपोर्ट होती है। एक तो आपके पास होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो B चैनल है, B चैनल का 64 kbps की सपोर्ट होती है एंड D चैनल की आपके पास 16 kbps की सपोर्ट होती है। ठीक है, एंड अगर नंबर वाइज देखें तो जो B चैनल होता है इसमें यहां पर दो होते हैं एंड जो D चैनल होते हैं वो सिंगल होता है। यही कारण है कि जो BRI इंटरफेस है इसको हम 2B प्लस D इंटरफेस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 2B प्लस D इंटरफेस। एंड जो प्राइमरी रेट इंटरफेस है दिस इज मेनली यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो PRI को यूज करती हैं, दे यूज द प्राइमरी रेट इंटरफेस, क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन नीड्स होती हैं वो इंटेंसिव होती हैं। एंड यहां पर बेसिकली क्या रहता है, PRI के केस में आपके पास 23 जो B चैनल सपोर्ट होती है, 23 B रहते हैं एंड अगर आपके पास D चैनल देखे तो वो सिंगल रहता है। तो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है PRI की वो रहती है 23 B प्लस D। ठीक है, एंड ये बहुत हाई स्पीड लाइन रहती है बेसिकली। तो ये लार्ज आप ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती है, लेकिन जो बेसिक रेट इंटरफेस है ये कॉमनली यूज की जाती है लोगों के द्वारा फॉर द इंटरनेट एक्सेस। सो ISDN जो है बेसिकली वो स्पीड भी प्रोवाइड करती है एंड क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है। सो ISDN हमें स्पीड भी देता है प्लस क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है। ओके, जो प्रीवियसली पॉसिबल नहीं था। तो इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, लाइक मैंने आपको बताया कि एक तो आप इसके साथ इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो पहली चीज है कि आप इसके साथ इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड इज रिगार्डिंग कि आप इससे बेसिकली टेली कम्यूटिंग कर सकते हैं। ओके, इसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है। यू कैन ऑल्सो डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूजिंग द ISDN, क्योंकि ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है। इसी तरह से अगर आपने स्मॉल ऑफिस की, छोटे ऑफिस की, या फिर आपने अपने होम की नेटवर्किंग करनी है, होम की नेटवर्किंग भी करनी है, वहां पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड ओवर देयर। तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ISDN। ओके, देन इट इज VSAT नेटवर्क सिस्टम। VSAT नेटवर्क सिस्टम में सबसे पहली जो चीज हम स्टडी करेंगे दैट इज अ सैटेलाइट ट्रांसमिशन। सैटेलाइट ट्रांसमिशन में बेसिकली क्या रहता है कि आप अर्थ से सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट पर। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए एक सैटेलाइट है, देयर इज अ सैटेलाइट जो सिचुएटेड है इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट सिचुएटेड है एंड आप एक बेसिकली आप एक टेली अर्थ स्टेशन से, दिस इज अ टेली अर्थ स्टेशन, जहां से बेसिकली आप सिग्नल भेजेंगे। टेली अर्थ स्टेशन से जो सिग्नल है यहां पर सैटेलाइट पर जाएगा। ठीक है, जिसे हम अपलिंक भी कहते हैं, जिसे हम अपलिंक भी कहते हैं। एंड सैटेलाइट जो है ये फर्दर इस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी दूसरे टेली अर्थ स्टेशन पर। दूसरे टेली अर्थ स्टेशन पर जो सिग्नल है उसे ट्रांसमिट किया जाएगा एंड ये जो सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं दीज आर बेसिकली माइक्रोवेव्स। ठीक है, एंड यहां पर जो सिग्नल पहुंचता है ऊपर बेसिकली वो क्या रहता है, वीक रहता है। सिग्नल इज वीक ओवर हियर, जो ऊपर पहुंचता है। तो यहां पर जो सिग्नल वापस यहां पर भेजा जाता है उसे हम कहते हैं डाउनलिंक। तो डाउनलिंक के जो सिग्नल की आपके पास फ्रीक्वेंसी रहती है डेट इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ द अपलिंक फ्रीक्वेंसी। एंड डाउनलोड की जो फ्रीक्वेंसी है ये डिफरेंट रहती है, इज नॉट सेम, या उससे पावरफुल भी नहीं होती है, उससे कम रहती है। तो यू कैन से कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है अपलिंक फ्रीक्वेंसी से कम रहती है, क्योंकि अगर डाउनलोड की फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा पावरफुल होगी तो इसका जो सिग्नल है ये इंटरफेयर कर सकता है अपलिंक के सिग्नल के साथ। तो जो सिग्नल यहां पर रिसीव किया जाता है टेली अर्थ स्टेशन पर, वो इस सिग्नल को बेसिकली क्या करेगा, जो सिग्नल यहां पर सैटेलाइट पर रिसीव किया जाता है वो बेसिकली इसे पहले एम्पलीफाई करता है। तो पहला स्टेप क्या है कि यहां पर एम्पलीफिकेशन की जाएगी, एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल की जाएगी, क्योंकि आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ सिग्नल रिसीव हुआ है एंड ये इसे रीट्रांसमिट करेगा यूजिंग द ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर को यूज करके इसे फिर से रीट्रांसमिट किया जाएगा।
एंड जहां से आपके पास सिग्नल रिसीव होता है, रिसीविंग एंटीना जो होता है, दैट इज कॉल्ड अर्थ स्टेशन। ओके, एंड जो रिसीविंग एंड ट्रांसमिट अर्थ स्टेशन है वो डिफरेंट लोकेशंस पर बेसिकली काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं, दे आर वर्किंग एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, ताकि उसमें इंटरफेरेंस आपस में ना हो। एंड सिग्नल जो एक अर्थ स्टेशन पर आया उसे बेसिकली आगे ट्रांसमिट किया जा सकता है, ताकि हम ब्रॉड ज्योग्राफिक एरिया को कवर कर सकें। एंड जो अपलिंक एंड डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी होती है वहां पर बेसिकली 3 बैंड रहते हैं, ठीक है, जो जहां पर अभी काम चलता है। एक बैंड को हम कहते हैं सी बैंड, तो इन 3 बैंड्स के बीच में फ्रीक्वेंसी रहती है। सेकंड इज क्यू बैंड एंड थर्ड इज का बैंड। सी बैंड की जो फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज 6 to 4 गीगाहर्ट्ज। तो ये बेसिकली आपके अपलिंक है एंड ये आपका डाउनलिंक है। ओके, एंड इसी तरह से क्यू बैंड की जो फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज 14/11 गीगाहर्ट्ज एंड का बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 30 to 20 गीगाहर्ट्ज। तो डाउनलोड की जो डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी आपकी वो कम रहती है देन द अपलिंक। तो ये जो मेथड है ट्रांसमिटिंग का ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि जो वीसेट टेक्नोलॉजी है ये आपको हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है एंड ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है। तो चाहे कोई पर्सन एटीएम मशीन को यूज कर रहा है या फिर ऑनलाइन सिस्टम को चला रहा है, तो बेसिकली वो क्या है, वीसेट नेटवर्क को ही यूज कर रहा है। तो ये जो मेथड है ये क्विक मेथड भी है एंड रिलायबल मेथड भी है। ओके, सो बेनिफिट वाइज देखें तो ये इकोनॉमिक भी है, ये क्विक भी है, क्विक रिस्पॉन्स भी देता है एंड ये रिलायबल भी है। एंड इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो इजी है, इंस्टॉलेशन इज इजी। तो अगर नेटवर्क चेंज होता है तो इसको हम इजीली अकोमोडेट भी कर सकते हैं नेटवर्क में, ठीक है, ज्योग्राफी के हिसाब से इसको अकोमोडेट भी कर सकते हैं। तो वीसेट नेटवर्क के साथ एक्सपेंशन करना बहुत आसान है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी इजी है, ठीक है। एंड हम बेसिकली एप्लीकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं विद अ वेरी लिटिल इंक्रीज इन द कॉस्ट। नेक्स्ट इट इज MPLS। MPLS इज बेसिकली मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। सो MPLS को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है। सो प्रोटोकॉल को अगर हम ध्यान से देखें इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो ये एक रूल्स का सेट है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क को गवर्न करता है। तो बेसिकली जो प्रोटोकॉल है दैट इनेबल्स कि जो डिवाइसेस हैं डिफरेंट नेटवर्क्स में वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो यहां पर नेटवर्क 1 है, यहां पर नेटवर्क 2 है, यहां पर डिवाइस D1 है, यहां पर डिवाइसेस D2 है। तो अगर इनके बीच में जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं फ्रेमवर्क के वो सेम होंगे, ठीक है, यानी कि सेम प्रोटोकॉल के ऊपर इनको बनाया गया है, तभी ये डिवाइसेस जो हैं आपस में वो क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। अदरवाइज कम्युनिकेशन इनमें पॉसिबल नहीं है। तो नेटवर्क जो प्रोटोकॉल रहते हैं बेसिकली ये फॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसीज हैं जिसमें रूल्स रहते हैं, प्रोसीजर्स रहते हैं, फॉर्मेट रहते हैं जो किसी कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं। यानी कि जब 2 या उससे ज्यादा डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वहां पर प्रोटोकॉल का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं ये एंड टू एंड जो प्रोसेसेस होते हैं उनको टाइमली एंड सिक्योरली क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, डाटा को मैनेज करते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन में लेकर आते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो अवेलेबल है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रोटोकॉल अवेलेबल है दैट इज TCP/IP। TCP/IP हो गया, HTTP हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं। दीज आर कॉल्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, दीज आर कॉल्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ओके, इसी तरह से नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रहते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, जैसे HTTPS हो गया, SSL हो गया, ठीक है, ये क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। इसी तरह से नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जैसे ICMP हो गए, SNMP हो गया। ओके, दीज आर नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। तो अगर हम MPLS की बात करते हैं तो MPLS बेसिकली क्या है, सो ये एक डाटा कैरिंग टेक्निक है, यानी कि डाटा को कैरी करने की टेक्निक है जिसके थ्रू हम हाई परफॉर्मेंस के साथ जो टेलीकम्युनिकेशन आपका नेटवर्क है उसको चला सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली हम जो डाटा है उसको एक नेटवर्क नोड से नेक्स्ट पाथ तक शॉर्ट टाइम लेवल पर लेकर जा सकते हैं, यानी कि लॉन्ग नेटवर्क एड्रेसेस पर हम इसको कवर अप कर सकते हैं। एंड ये किसका पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ पैकेट स्विच नेटवर्क्स, दिस इज पार्ट ऑफ पैकेट स्विच नेटवर्किंग। ओके, सो मेथोडोलॉजी वही यूज करता है। सो यहां पर डाटा कैरिंग मैकेनिज्म है, आपने इतना याद रखना है। तो ये बेसिकली जो लेयर 2 होती है, यानी कि जो डाटा लेयर है आपका, डाटा लिंक है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको किसके साथ क्लब करता है, उसको इंटीग्रेट करता है लेयर 3 के साथ, यानी कि नेटवर्क लेयर के साथ, जिससे बेसिकली
आपका जो आईपी पैकेट एक्सचेंज है वो ज्यादा सिंपल हो जाता है एंड इंप्रूव होता है। तो जब ये इनको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, तो जो आपका आईपी पैकेट एक्सचेंज है वो सिंपल भी हो जाता है एंड इंप्रूव भी होता है। ओके, एंड एमपीएलएस को बेसिकली हम लेयर 2.5 प्रोटोकॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये लेयर 2 एंड 3 को एक बना देता है, तो इसको हम लेयर 2.5 प्रोटोकॉल भी कहते हैं। सो एमपीएलएस को यूज करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक को आप बेसिकली मूव कर सकते हैं, यानी कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो ट्रैफिक है उसको कैरी कर सकता है, जिसमें जो आईपी पैकेट्स हैं वो भी इंक्लूड रहते हैं। अगर हम ट्रैफिक की बात करें कि कौन कौन सी तरह का ट्रैफिक ही मूव करता है, तो उसमें बेसिकली आईपी पैकेट्स भी इंक्लूड रहते हैं एंड साथ में जो ईथरनेट फ्रेम्स हैं दैट आर आल्सो इंक्लूडेड, जो ईथरनेट फ्रेम्स हैं दैट आर आल्सो इंक्लूडेड, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहे। सो एमपीएलएस ने अब आईएसडी एंड एटीएम टेक्नोलॉजीज को पीछे छोड़ दिया है, उनको रिप्लेस कर रहा है, बिकॉज ये एक तो ये जो आपकी करंट टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ भी ये बेटर अलाइन करता है एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के साथ भी ये बेटर अलाइन करता है। सो इसके कुछ एक बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स किस तरह से कि एक तो इसमें नेटवर्किंग इंजीनियरिंग है, नेटवर्क इंजीनियरिंग है, यानी कि ये बेसिकली क्या करता है, इसमें ये एबिलिटी रहती है कि ये पाथ को सेट कर सकता है। इट कैन सेट दी पाथ, यानी कि जो ट्रैफिक होगा उसका पाथ सेट कर सकता है कि किस वे में, किस नेटवर्क के थ्रू उसको कैरी करना है, एंड उसके जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी सेट कर सकता है। एंड सेकेंडली, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं उसमें अगर हम एमपीएलएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके थ्रू जो बेसिकली प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो अपने नेटवर्क में आईपी टनल्स को क्रिएट कर सकते हैं, आईपी टनल्स को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वो बिना अपने डाटा को इनक्रिप्ट किए एंड एंड यूजर एप्लीकेशंस के बिना वो आईपी टनल को क्रिएट कर सकते हैं अपने नेटवर्क में। एंड इससे जो मल्टीपल लेयर्स होती हैं वो एलिमिनेट होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डाटा लेयर है, नेटवर्क लेयर है, उनको आपस में इंटीग्रेट करता है। सो इससे बेसिकली जो नेटवर्क मैनेजमेंट है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। ओके, एंड नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी भी इससे कम होती है। तो इट इंटीग्रेट्स लेयर्स फॉर सिंप्लिसिटी, यानी कि जो आपका नेटवर्क है वो इससे आपका सिंपल बनता है। एंड इसके जरिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बेसिकली मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा स्ट्रीम्स को, उनकी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं एंड अपना जो प्लान है उसको सेट कर सकते हैं। सो दैट आर द सम बेनिफिट्स ऑफ द एमपीएलएस। एंड इसके जरिए बेसिकली आप सिक्योर वीपीएन बना सकते हैं, क्योंकि आप आईपी जो टनलिंग कर सकते हैं इसके थ्रू, तो आप बेसिकली सिक्योर वीपीएन बना सकते हैं, जिससे आप अपने जो स्केलेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपने नेटवर्क को इन्हांस करना है, उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो स्केलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। एंड ये आपको ये भी इनेबल कर सकता है कि आप प्रोवाइड कर सकें बैंडविड्थ को ऑन डिमांड, यानी कि एप्लीकेशन जिस हिसाब से बैंडविड्थ को मांगेगी उस हिसाब से आप बैंडविड्थ को प्रोवाइड करवा पाएंगे। एंड सच एज आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए चाहिए, ठीक है, या फिर आपको वॉइस ओवर आईपी के लिए चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली आप जो डिफरेंट बैंडविड्थ है वो ऑन डिमांड प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहां पर कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिट है कि वो सिर्फ जो उनको बैंडविड्थ चाहिए उसके लिए वो पे करेंगे, यानी कि अगर उनको बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए, अगर मोर बैंडविड्थ चाहिए तो वहां पर वो ज्यादा पे करेंगे, जहां पर लेस बैंडविड्थ चाहिए वहां पर वो कम पे करेंगे, ठीक है। तो बैंडविड्थ के हिसाब से जो कस्टमर है वो पेमेंट कर सकते हैं। एंड इससे बेसिकली जो एमपीएलएस है वो कस्टमर नेटवर्किंग की जो कंप्लेक्सिटी है उसको भी कम करता है, यानी कि कस्टमर्स को बेसिकली इंडिविजुअल पॉइंट टू पॉइंट जो सर्किट्स होते हैं ना ही उनको सेटअप करना पड़ता है, ना ही उनको मैनेज करना पड़ता है। तो कस्टमर्स नीड नॉट टू मैनेज द सेटअप इंडिविजुअल पॉइंट टू पॉइंट सर्किट्स। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप स्केलेबिलिटी हाईली स्केलेबल है, ये आप 10,000 तक जो वीपीएन है वो सेम नेटवर्क कोर पर बना सकते हैं। दैट इज वीलैन, दैट इज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। सो कंप्यूटर नेटवर्क को अगर हम सेगमेंटेड करें तो उसमें दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, एंड सेकंड इज वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, एंड इसके अलावा जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, स्विचेस हैं, हब्स हैं, ब्रिजेस हैं, वर्क स्टेशन हैं, सर्वर्स हैं, उनको बेसिकली हम कनेक्ट करते हैं सेम नेटवर्क में, जिनको स्पेसिफिक लोकेशन पर हम लगाते हैं, ठीक है। एंड जनरली उसको क्या कहते हैं, हम लोकल एरिया नेटवर्क करते हैं, जिसके थ्रू हम इन सब डिवाइसेस के थ्रू इसको बनाते हैं। ओके, एंड जो लैन होता है बेसिकली ये कंसीडर करते हैं हम ब्रॉडकास्ट डोमेन की तरह। तो वीलैन बेसिकली क्या है, वीलैन जैसे कि नाम बताता ही है कि हम बेसिकली सेवरल जो आपके पास नेटवर्क्स हैं, जो आपके पास मान लीजिए डिफरेंट 3 नेटवर्क्स हैं, N1 N2 N3,
ये डिफरेंट 3 लैन नेटवर्क्स हैं। ओके, तो आप वर्चुअली बेसिकली एक दूसरे के साथ इनको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है, बेनिफिशियल एलिमेंट है लैन का, वी लैन का, वो बेसिकली ये है कि ये जो रिडक्शन इन स्पीड है, यानी कि जो लेटेंसी है उसको रिमूव करता है। जो रिडक्शन इन स्पीड है उसको रिमूव करता है। एंड बेसिकली हम वीलैन को क्रिएट क्यों करते हैं? ताकि हम सेगमेंटेशन कर सकें डिफरेंट नेटवर्क्स की, यानी कि ये नेटवर्क्स बेसिकली क्या है, डिफरेंट है। तो बेसिकली इस पैटर्न पर नेटवर्क मैनेजमेंट करना आसान है, इसकी स्केलेबिलिटी करना आसान है, क्योंकि आप आसानी से इसको बढ़ा सकते हैं जितने मर्जी आप लैन आगे आपस में जोड़ते जाइए। एंड ये इससे बेसिकली क्या होगी, स्केलेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। एंड आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, रीलोकेशन कर सकते हैं वर्क स्टेशन की, वर्क नोड, अपने सर्वर नोड्स की। ठीक है, तो रीलोकेशन करना भी क्या है, आसान है। रीलोकेशन इज ईजी एंड यहां पर स्केलेबिलिटी जो है वो भी हाई है, हाईली स्केलेबल है ये नेटवर्क। एंड आप डिफरेंट इश्यूज जो हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के रिलेटेड हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। एंड लेटेंसी इज रिमूव्ड लेटेंसी। तो ये भी क्या है, वीलैन का बेनिफिट है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं नेटवर्क के, वो इजीली अलग से जो सिक्योरिटी पैटर्न है उसको लगा सकते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के बीच में। एक्सपेंशन जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा आसान है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो आसानी से कन्फिगर कर सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट को। ओके, कि कौन से डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होंगे, जियोग्राफिकल लोकेशन में उनको लोकेट कर सकते हैं। एंड इससे जो लेटेंसी है वो आपकी कम होती है, एंड जो ट्रैफिक लोड है नेटवर्क के ऊपर वो भी कम होता है, जिससे आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है नेटवर्क की वो इंक्रीज होती है। लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक अगर एक सिस्टम इन्फेक्टेड है या एक नेटवर्क कह लीजिए, एक नेटवर्क इन्फेक्टेड है, तो उससे बेसिकली जो वायरस है वो पूरे के पूरे आपके लॉजिकल नेटवर्क में फैल सकता है। एंड अगर लेटेंसी की बात करें, लेटेंसी इज बेटर देन दैट ऑफ द केस ऑफ द वैन। यानी कि वी लैन में जो लेटेंसी है वो वैन की लेटेंसी से तो बढ़िया है, लेकिन लैन की लेटेंसी से क्या है, कम है। ओके, सो वी लैन में जो लेटेंसी है दैट इज बेटर देन द लेटेंसी इन द वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, बट लेस देन द लेटेंसी इन द लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन उससे कम होती है। देन इट इज वायरलेस नेटवर्क्स। तो वायरलेस नेटवर्क बेसिकली क्या है, WLAN है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसमें बेसिकली जो रेडियो वेव्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कनेक्टिविटी। तो रेडियो वेव्स के जरिए जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, चाहे वो लैपटॉप हैं, उनको हम इंटरनेट पर कनेक्ट करते हैं। ओके, तो जब एक पर्सन एक लैपटॉप को वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता है, होटल में, एयरपोर्ट लॉन्च पर या फिर पब्लिक प्लेस में, तो बेसिकली वो पर्सन उस एरिया का जो वायरलेस नेटवर्क है उससे कनेक्ट हो रहा है। जबकि आप जब वर्क प्लेस पर वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर वायर से कनेक्ट रहते हैं। यहां पर मान लीजिए डिफरेंट 4 पीसीज हैं, दीज आर 4 डिफरेंट पीसीज जो बेसिकली एक लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है। ठीक है, एंड फर्दर यहां पर ये जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये एक वायर्ड कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन यहां पर वायरलेस कनेक्शन में क्या रहता है, एक आपके पास हॉटस्पॉट रहता है, वाईफाई राउटर कह लीजिए चाहे, जिसके थ्रू जो डिफरेंट लैपटॉप होल्डर्स हैं या डिफरेंट मोबिलिटी डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, नॉट वायर्ड, लेकिन वायरलेसली वो कनेक्टेड है इस राउटर के साथ। ओके, सो दैट इज व्हाट वायरलेस कनेक्शन। तो यहां पर बहुत से बेनिफिट मिलते हैं इसको यूज करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कन्वीनियंस, कि ऐसे कनेक्शंस को यूज करना बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। फर्स्ट इट इज कन्वीनियंस एंड सेकंड इट इज मोबिलिटी, यानी कि आप एक ही डेस्क पर ना भी बैठे, आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में चलते फिरते भी जो नेटवर्क है उसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड जो है, जो वायरलेस नेटवर्क है वो आपके काम की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज करता है, क्योंकि आप बेसिकली कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज कि ये जो नेटवर्क रहता है इट इज इजीली एक्सपेंडेबल, बिकॉज यहां पर आपको जो वायर्ड कनेक्शंस है उनको नहीं बढ़ाना पड़ता, यहां पर तो एक वायर और लगानी पड़ेगी। ठीक है, जो भी टोपोलॉजी है उसके हिसाब से, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ इनहांस करना है तो आप राउटर या रिपीटर लगाकर इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। देन इट इज सिक्योरिटी। पहले क्या रहता था, पहले ये हम कहते थे कि जो वायर्ड कनेक्शन है वो ज़्यादा सिक्योर्ड है, लेकिन अब बहुत सी ज़्यादा इसमें कन्फिगरेशंस हो गई हैं, चेंजेस हो गए हैं, जिससे ये बेसिकली क्या है, ज़्यादा ये इक्वली सिक्योर्ड है एज टू दैट ऑफ द वायर्ड कनेक्शन। एंड सिक्स इट इज रिगार्डिंग द कॉस्ट। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बिकॉज अगर आपको इसके एक्सपेंडेबिलिटी करनी है, स्केलेबिलिटी करनी है,
आपको लोकल एरिया नेटवर्क की वायर्ड कनेक्शंस की, तो आपको वहां पर ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा क्योंकि वायर की कॉस्ट इंक्लूड रहेगी, लेकिन इसके कॉस्ट में सिर्फ आपको इक्विपमेंट ही नया लगाना है डैट से। ओके, तो इट इज इजी टू एक्सपेंड दिस नेटवर्क। तो बेसिकली ये रहता है कि जो आपके पास एक सिंगल इक्विपमेंट है, राउटर कह लीजिए, उसका एक दायरा रहता है, यानी कि मान लीजिए 300 फीट तक ये जो राउटर है ये अपना सिग्नल पहुंचाएगा, सब्जेक्ट टू कि आपके पास कितने आपके पास वॉल्स आ रही हैं बीच में, या कितना आपका जो एरिया है वो क्लाउडेड है, ठीक है, इस चीज पर डिपेंड करता है। तो आप इसको इंक्रीज करने के लिए बेसिकली क्या रहेंगे, डिफरेंट एक्सेस पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि एक राउटर है, उसके बाद जिस रेंज तक उसका सिग्नल आ रहा है, उसके बाद आपने एक नया एक्सेस पॉइंट लगा दिया, यानी कि मान लीजिए नया राउटर लगा दिया जो बेसिकली इसको रिपीट कर रहा है, सिग्नल को रिपीट कर रहा है, तो इससे बेसिकली आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आसानी से। लेकिन वायरलेस कनेक्शन में जो मेन आप चीज कहते हैं दैट इज रिगार्डिंग द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के लिए बेसिकली क्या है, आप डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इनक्रिप्ट करने से क्या होगा बेसिकली कि जो लोग चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि वो लोग ही एक्सेस कर पाए, सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाएंगे। यूजर ऑथेंटिकेशन भी हो सकती है, ठीक है, मैक फिल्टरिंग भी लगा सकते हैं, यानी कि जो मैक मीडिया एक्सेस आपका जो रहता है, आईपी रहता है, उसकी फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं ताकि जो पर्टिकुलर मशीन्स हैं सिर्फ वो ही कनेक्ट हो पाए। दैट इज अ फीचर ऑफ सिक्योर एक्सेस फॉर गेस्ट। ओके, सो बेसिकली इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी को हम यूज करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, दिस इज अ वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो यहां पर जो आरएफ होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी रेंज क्या है, 3 हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। ओके, एंड इसके अलावा बेसिकली आरएफ के अलावा जो वायरलेस 3G 4G कनेक्टिविटी सिग्नल्स हैं जीएसएम टेक्नोलॉजी के अंडर, उनको भी यूज किया जाता है फॉर द वायरलेस कनेक्टिविटी, ओके, अंडर द वायरलेस लैन नेटवर्क्स। Then it is WiMAX. WiMAX stands for Worldwide Interoperability for Microwave Access. तो बेसिकली ये एक बड़ा भाई कह लीजिए वाईफाई का। तो वाईफाई का जो दायरा है कुछ फीट तक रहता है, वाईफाई का जो दायरा है वो कुछ फीट तक रहता है, लेकिन इसका जो WiMAX का दायरा है वो काफी बड़ा रहता है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ इसी की बात है कि यहां पर आप अच्छी स्पीड के साथ बहुत लंबे डिस्टेंस तक इसको कवर कर सकते हैं WiMAX के साथ। तो वायरलेस ब्रॉडबैंड डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये। इसमें जो डाटा स्पीड है वो काफ़ी हाई रहती है, यानी कि 70 Mbps तक जो स्पीड है वो रह सकती है इसकी। एंड जो इसका दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, 40 मील्स तक आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये बेसिकली पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी के बीच में आता है, जिसमें एक लॉन्ग रेंज सिस्टम रहता है। तो वाईफाई को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप एफिशिएंटली 100 CPEs को भी आप कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप 100 CPEs को भी तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सो 100 CPE बेसिकली क्या है, CPEs कंज्यूमर प्रेमाइसिस इक्विपमेंट, एंड हर एक कंज्यूमर प्रेमाइसिस इक्विपमेंट के साथ अनलिमिटेड सब्सक्राइबर जुड़ सकते हैं। ओके, सो जहां पर जो वाईफाई है वो टिपिकल लोकल नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करता है, कुछ एक फीड्स तक ही अवेलेबल रहता है। स्पीड जो रहती है वाईफाई की वो 54 Mbps तक रहती है। वहां पर जो WiMAX है इसका जो दायरा है वो 40 माइल्स तक रहता है, एंड जो स्पीड है वो 70 Mbps तक जा सकती है। ओके, देन इट इज TCP IP प्रोटोकॉल। TCP मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP IP मॉडल जो है ये OSI मॉडल का एक कंसाइज वर्जन कह सकते हैं। दिस इज अ कंसाइज वर्जन ऑफ OSI मॉडल। सो OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके पास TCP IP प्रोटोकॉल है इसमें आपके पास 4 लेयर्स होती हैं। देयर आर 4 लेयर्स इन इट। सो इंटरनेट जो है वो सिंगल नेटवर्क नहीं है। उस इंटरनेट अगर एक ये इंटरनेट है तो इसमें स्मॉलर नेटवर्क्स बहुत ज्यादा है, यानी कि सब नेटवर्क्स बहुत ज्यादा हैं इंटरनेट के बीच में। तो TCP बेसिकली एक रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है IP के ऊपर। एंड दूसरा जो प्रोटोकॉल है जो बेसिकली डिस्क्रीट पैकेट डिलीवरी प्रोवाइड करता है सर्विस एप्लीकेशंस के लिए, उसे हम कहते हैं UDP। UDP क्या है बेसिकली, दिस इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। दिस इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो TCP IP जहां पर आपको हाईली रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करवाता है IP के ऊपर, जो UDP है वो बेसिकली डिस्क्रीट पैकेट डिलीवरी देता है। तो जो डाटा है वो किसकी फॉर्म में मूव करता है, दैट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें डिलीवरी जो की गारंटी कोई नहीं होती है, UDP के केस में डिलीवरी की कोई भी गारंटी नहीं होती है। ओके, एंड दोनों ही TCP एंड UDP दोनों IP के ऊपर रिलाय करते हैं। अगर हम इसके लेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहां पर,
तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट लेयर्स रहती हैं। सबसे पहले नीचे आती है लेयर 1, दैट इज फिजिकल लेयर। ठीक है, यानी कि जो बेसिक आपका नेटवर्किंग हार्डवेयर है वो यहां पर रहता है। सेकेंड जो लेयर रहती है दैट इज नेटवर्क इंटरफेस लेयर। तो ये लेयर स्पेसिफाई करती है कि डाटा को फ्रेम्स में किस तरह से स्पेसिफाई करना है। जो डाटा होगा वो फ्रेम्स में किस तरह से स्पेसिफाई होगा एंड जो फ्रेम्स होंगे वो नेटवर्क में किस तरह से रहेंगे। थर्ड लेयर इज अ इंटरनेट लेयर। ये लेयर डिसाइड करती है फॉर्मेट ऑफ पैकेट्स, ओके, एंड जो भी राउटिंग मैकेनिज्म होते हैं उनके बारे में बताती है। फोर्थ इट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, रिलायबिलिटी के रिलेटेड है कि जो डाटा आप ट्रांसफर करते हैं वो कैसे रिलायबल रहेगा, उसकी क्या डिटेल्स रहेंगी एंड डिटेल्स को किस तरह से आपने रिलायबल रखना है। देन फिफ्थ वन इट इज अ एप्लीकेशन लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर है वो बेसिकली लेयर 6 एंड 7 को कॉरेस्पॉन्ड करती है कि जैसे जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से इंटरनेट को इस्तेमाल करेगी। ओके, सो जो डिजाइनर्स से बेसिकली टीसीपी आईपी के, उनको ये लगा कि जो हाई लेवल प्रोटोकॉल हैं वहां पर सेशन एंड जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसकी डिटेल होनी चाहिए। तो सिंपली उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन लेयर को क्रिएट कर दिया ताकि ये हाई लेवल प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर सके। सो एप्लीकेशन के रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उनको सभी को एक ही लेयर में यहां पर डाल दिया गया। ओके, एंड उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि जो नेक्स्ट लेयर है वो इस डाटा को बेसिकली प्रॉपरली पैक कर देगी। देन नेक्स्ट लेयर कौन सी है, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस इशू के साथ डील करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिलायबिलिटी के साथ डील करती है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के साथ डील करती है कि फ्लो कंट्रोल कैसा रहेगा। ओके, सो उसके साथ जो डील करता है दैट इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड वैसे भी जो टीसीपी हमारा प्रोटोकॉल है ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। दिस इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, जब भी पैकेजिंग होती है एप्लीकेशन लेयर की इंफॉर्मेशन की तो उसमें बेसिकली डायलॉग्स चलते रहते हैं एंड उन्हें हम क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। तो क्वालिटी के साथ कौन डील करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर डील करेगा। नेक्स्ट इट इज इंटरनेट लेयर। सो इंटरनेट लेयर का मेन पर्पस क्या है कि इसने जो सोर्स पैकेट्स हैं उसको किसी भी नेटवर्क से इंटर नेटवर्क पर भेजना है एंड जो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल इस लेयर के साथ डील करता है दैट इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो इसके साथ डील करता है दैट इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसने बेस्ट पाथ को डिटरमाइन करना है एंड जो पैकेट स्विचिंग होती है वो भी इसी लेयर में होती है। जो पैकेट स्विचिंग होगी वो भी कहां पर होगी, इंटरनेट लेयर में ही होगी। देन इट इज होस्ट टू नेटवर्क लेयर। सो इस लेयर में वो सभी चीजें होंगी, उस सभी इश्यूज के साथ डील किया जाएगा जहां पर आईपी पैकेट्स को जरूरत है, यानी कि फिजिकल लिंक में जाने से पहले जिस भी चीज के साथ डील करना है वो इस लेयर में डील किया जाएगा। तो इसमें लैन एंड वैन टेक्नोलॉजी की जो डिटेल्स होती हैं वो रहती हैं। जो ओएसआई की फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर में जो भी चीजें रहती हैं, इंफॉर्मेशन रहती है, वो यहां पर रहेगी। तो ये जो लेयर है बेसिकली दो तरह के लेयर्स में डिवाइडेड है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, दैट इज वाई यहां पर इन दोनों चीजों को बेसिकली क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है। तो नेटवर्क एक्सेस जो लेयर है, फिजिकल भी इसके बीच में ही पार्ट आता है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आपके पास नेटवर्क इंटरफेस आ गया एंड फिजिकल आ गया। दैट इज वाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टीसीपी आईपी में आपके पास 4 ही बेसिकली लेयर्स रहती हैं। ओके, तो बेसिक आइडिया जो नेटवर्किंग सिस्टम का ये है कि एक एप्लीकेशन जो एक होस्ट कंप्यूटर के ऊपर है वो दूसरी एप्लीकेशन के साथ जो किसी और होस्ट कंप्यूटर के ऊपर है उससे बेसिकली कम्युनिकेशन कर सके। जो एप्लीकेशन है वो उसकी रिक्वेस्ट बनाती है, जो पैकेट है वो लोअर लेयर में जाता है जहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो ऐड होती रहती है उस पैकेट के रिगार्डिंग। कोई हेडर है, फुटर है, या जो भी पैकेट के ऊपर आना वो चीजें आती रहती हैं। एंड फाइनली है जो पैकेट है वो फिजिकल लेयर में पहुंच जाता है जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट होता है थ्रू द केबल टू द डेस्टिनेशन होस्ट। आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये एक सिंगल पीसी है जिसके बीच में ये लेयर्स हैं एंड यहां पर ओवर द एप्लीकेशन जो डाटा है वो मूव करता रहता है एंड ओवर द फिजिकल चैनल वो मूव करेगा एंड जो डेस्टिनेशन आपके पास कंप्यूटर है, जो दूसरा कंप्यूटर है, उसके बीच में वो डील करता है एंड एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, तो हर एक जो लेयर है वो रीड करेगी, उसकी डिसिफरिंग करेगी क्योंकि यहां पर इंक्रिप्शन भी रहती है एंड जो हेडर फुटर है उसको रिमूव करेगी, जो भी उसका काउंटर पार्ट ओरिजिनेटिंग कंप्यूटर होगा एंड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उसे रीड किया जाएगा। एंड फाइनली यहां पर एप्लीकेशन में जो डाटा पहुंचाना चाहते थे वो यहां पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए 2 होस्ट हैं, होस्ट ए इज हेयर एंड होस्ट बी इज हेयर।
ओके, तो इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन होनी है तो मान लीजिए यहां पर एप्लीकेशन है डिफरेंट टीसीपी आईपी आपके पास इंटरफेस है, तो एप्लीकेशन हो गया, टीसीपी आईपी इंटरफेस हो गया। एंड इसी तरह से ये दूसरा होस्ट है, उसके बीच में भी एप्लीकेशन है एंड टीसीपी आईपी इंटरफेस है। ओके, यहां पर भी एप्लीकेशन है एंड टीसीपी आईपी इंटरफेस है। अब जब इन्होंने आपस में डील करना है तो इसकी फिजिकल जो लेयर है वो वायर्ड के थ्रू अटैच्ड होगी या फिर वायरलेस के थ्रू अटैच होगी, यानी कि नेटवर्क में अटैच्ड है। दिस इज अ नेटवर्क, लेट इट बी नेटवर्क 1। इसी तरह से इसकी जो फिजिकल लेयर है वो भी एक नेटवर्क के साथ अटैच है, दैट इज नेटवर्क 2। ओके, एंड यहां पर एक राउटर और आईपी इंटरफेस है जिसके थ्रू जो इनके नेटवर्क है ये जुड़े हुए हैं। ओके, तो बेसिकली यहां से फिजिकल लेयर में पहले तो एप्लीकेशन के थ्रू जो डाटा जाना है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, वहां पर उसकी रिलायबिलिटी होगी, सिफरिंग वगैरह जो होनी है वो होगी। उसके बाद जो डाटा है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन जानी है इंटरनेट लेयर में, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर एड ऑन की जाएगी, डाटा फॉर्मेटिंग देखी जाएगी, सब कुछ चीजें आएंगी, उसके बाद फिजिकल लेयर में आएगा। एंड पर्टिकुलरली जो डाटा है वो वायर के थ्रू मीडिया के थ्रू मूव करेगा नेटवर्क 1 से, एंड राउटर के थ्रू आईपी स्विचिंग के थ्रू जाएगा कि किस आईपी में उसने जाना है, हेडर फुटर में ऑलरेडी मेंशन्ड होगा, तो उस नेटवर्क में जाएगा एंड पर्टिकुलर मशीन में जाएगा एंड वहां पर उसकी डीसिफरिंग होगी, रीडिंग होगी एंड पर्टिकुलरली एप्लीकेशन में वो डाटा पहुंच जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। देन इट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली क्या है? दिस इज अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क जहां पर जो कनेक्टिंग लाइंस हैं एंड जो नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। सो हर एक जो नोड होता है दैट रिलेट्स टू अ डिवाइस, वो किससे रिलेट करता है? वो डिवाइस के साथ रिलेट करता है। तो नेटवर्क की ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए दो तरीके हैं। तो जब भी हम नेटवर्क की ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास दो तरीके हैं जिनके थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वन इज अ फिजिकल टोपोलॉजी एंड अदर इज अ लॉजिकल टोपोलॉजी। ओके, तो फिजिकल टोपोलॉजी क्या है कि जो एक्चुअल ज्योमेट्री लेआउट है वर्कस्टेशन की उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो फिजिकल टोपोलॉजी में कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश है, ट्री है, पॉइंट टू पॉइंट है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी के बारे में। तो बस टोपोलॉजी बेसिकली कुछ इस तरह से रहती है जहां पर एक जो नेटवर्क की बैकबोन है वो है, तो ये बेसिकली क्या है? नेटवर्क की बैकबोन केबल है, यानी कि जो मेन केबल है। एंड यहां पर जो आपके डिफरेंट नोड्स हैं वो अटैच रहती हैं। लेट इट बी नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। ओके, तो इस तरह से ये अटैच रहती हैं। तो हर एक जो वर्क स्टेशन होता है वो मेन केबल के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं। तो हर वर्क स्टेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, डायरेक्टली क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, इट इज इजी कनेक्शन। जब भी हमने कोई नया पेरिफेरल जो है उसे नेटवर्क सिस्टम में अपने कनेक्ट करना है तो उसका कनेक्शन जो है वो इजी रहता है। एंड जो आपको केबल चाहिए वो भी कम चाहिए, सो लेस केबल इज रिक्वायर्ड। लेस केबल इज रिक्वायर्ड। एंड अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं इसके, तो दैट इज बेसिकली अगर मेन केबल बंद हो जाती है तो उसके साथ सारा का सारा जो नेटवर्क है वो हमारा बंद हो जाता है। एंड क्योंकि दोनों जगह पर जो ये एंड है नेटवर्क बैकबोन का वो बिल्कुल एंड पर है, तो वहां पर आपको बेसिकली टर्मिनेटर्स चाहिए। तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। टर्मिनेट एट बोथ द एंड ऑफ द केबल, यानी कि जो नेटवर्क आपकी बैकबोन है उसके एंड पर आपको बेसिकली टर्मिनेटर्स चाहिए। एंड अगर पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट है। ओके, एंड इसे हम स्टैंड अलोन सॉल्यूशन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंड अलोन सॉल्यूशन। नेक्स्ट टोपोलॉजी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इट इज स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी के केस में बेसिकली क्या रहता है कि यहां पर आपके पास एक सेंट्रल हब रहता है जिसके साथ सभी जो आपकी नोड्स हैं वो कनेक्टेड रहती हैं। ओके, तो बेसिकली आपके पास क्या है? एक सेंट्रल हब है जिसके साथ सभी जो आपके नोड्स हैं वो वर्क स्टेशन हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। तो हर एक वर्क स्टेशन जो है दैट इज कनेक्टेड इनडायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं? दैट इट इज इजी टू इंस्टॉल। इसको भी इंस्टॉल करना क्या है? आसान है। आपको नया डिवाइस लगाना है, जस्ट उसको आप सेंट्रल हब के साथ जोड़ देंगे, दैट्स इट। तो अगर कोई आप डिवाइस उतारते भी हैं यहाँ पर तो कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं होती, किसी तरह की रुकावट नहीं आती है।
क्योंकि सेंट्रल हब तो आपका काम करता ही रहेगा। तो नो डिसरप्शन जब हम डिवाइस को रिमूव करते हैं या फिर ऐड करते हैं। तो यहां पर बस टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता था, वहां पर आप फॉल्ट को इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, बट यहां पर आप इजीली फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज इजी टू डिटेक्ट द फॉल्ट एंड आसानी से आप जो पार्ट खराब है उसको आप चेंज कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेम। लीनियर टोपोलॉजी से अगर इसको कंपेयर करें, यहां पर आपको ज्यादा केबल चाहिए, मोर वायर इज रिक्वायर्ड ओवर हेयर। एंड अगर आपका हब बंद हो जाता है तो सारा सिस्टम क्या करेगा, कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम सारा का सारा ही बंद हो जाएगा, क्योंकि हब के थ्रू ही जो डिवाइसेस हैं वो आपस में वर्कस्टेशंस कनेक्टेड हैं। एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव क्योंकि यहां पर आपको सेंट्रल हब भी चाहिए, ओके। देन इट इज रिंग टोपोलॉजी में बेसिकली जो वर्क स्टेशन है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं इन अ सर्कल काइंड। तो यहां पर बेसिकली जो वर्क स्टेशन है आपस में वो सर्कल की फॉर्म में कनेक्टेड है। तो दीज आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन। ये एक क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड रहते हैं। एंड जो एडजेसेंट पेयर्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, एडजेसेंट पेयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर यहां पर इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, तो 1 जो है वो 4 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड है। एंड जो बाकी वर्क स्टेशन होते हैं डेट आर कनेक्टेड इनडायरेक्टली कैसे, अगर 3 ने कोई डाटा भेजना है 1 को, तो पहले वो डाटा 2 को जाएगा, 2 से वो डाटा 1 को जाएगा, या डाटा 3 से 4 को जाएगा, 4 से 1 को जाएगा। सो इनडायरेक्टली क्या है, ये कनेक्टेड है। तो यहां पर एक चीज आती है डेट इज कॉल्ड टोकन प्रोटोकॉल, या फिर इसको हम कहते हैं टोकन रिंग प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है, अगर इसे हम यूज करते हैं आइदर इन रिंग टोपोलॉजी और इन स्टार टोपोलॉजी, तो उसके केस में जो डाटा होता है डेट ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। तो यहां पर जो डाटा रहेगा वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, जो डाटा होगा यहां पर एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, डेट इज टोकन फ्रॉम नोड टू नोड। तो नाउ लेट अस लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी है डेट इज वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज्यादा क्या रहती है, ऑर्गेनाइज्ड रहती है। तो जब यहां पर कोई एम्प्टी टोकन आता, मान लीजिए 3 ने डाटा भेजना था 1 को, तो 3 ने बेसिकली यहां पर जब डाटा जाएगा तो टोकन जाएगा 1 का लिखकर, ठीक है। तो ये मैच करेगा अपने साथ टोकन को, ठीक है। तो अगर इसके साथ मैच नहीं हुआ तो ये डाटा को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो काफी ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो इस तरह से जो चांसेस ऑफ कोलिजन होते हैं वो कम हो जाते हैं, ओके। सो एक ही डायरेक्शन में जो डाटा है वो मूव करेगा एट हाई स्पीड। एंड इसी कारण से अगर लोड इंक्रीज भी होता है तब भी जो रिंग टोपोलॉजी है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहती है देन द बस टोपोलॉजी। तब भी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बेटर रहती है बस टोपोलॉजी से। एंड यहां पर किसी भी तरह के नेटवर्क सर्वर की जरूरत नहीं है, जैसे हमें स्टार टोपोलॉजी में जरूरत पड़ती थी। यहां पर कोई भी नेटवर्क सर्वर रिक्वायर्ड नहीं है। एंड हर एक नोड के पास, वर्क स्टेशन के पास इक्वल एक्सेस रहता है रिसोर्सिस का। तो देयर इज इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सिस। नाउ लेट अस लुक एट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेम। तो अगर आपने सिंगल डाटा भी भेजना है तो सभी नोड्स के थ्रू जाएगा, तो ये बेसिकली लोड को इंक्रीज कर देता है। तो अगर आप ज्यादा बड़ी चेन यूज करें, जहां पर तो छोटा नेटवर्क है वहां पर तो ठीक है, लेकिन ज्यादा बड़े नेटवर्क के लिए जहां पर आप रिंग टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं वहां पर लोड जो है वो बढ़ जाता है। एंड अगर एक भी नोड जो है वर्क स्टेशन है वो बंद हो जाता है तो सारा का सारा जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। तो उसके केस में सारा का सारा जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। एंड जो नेटवर्क है वो हाईली डिपेंड करता है किसके ऊपर, वायर के ऊपर, कि किस तरह की केबल हम यूज करें। तो महंगी अगर आप केबल यूज करेंगे तो वहां पर आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। एंड यहां पर बेसिकली आपको नेटवर्क कार्ड्स को यूज करना पड़ता है जो कंपैरेटिवली महंगे हैं रेदर देन दी हब्स एंड इथरनेट। तो जो नेटवर्क कार्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं वो कॉस्टलियर हैं हब से। देन इट इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी बेसिकली दो तीन तरह से इंप्लॉय की जाती है। तो इसमें दो तरह की स्कीम्स रहती हैं, एक रहता है इसमें फुल मैश एंड सेकंड इज पार्शियल मैश। तो मान लीजिए यहां पर हम वर्क स्टेशंस ले रहे हैं, 4 वर्क स्टेशंस ले रहे हैं, तो ये आपस में कनेक्टेड है। फर्दर
हर एक जो नोड है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तब उसे हम कहते हैं फुल मैश, दैट इज कॉल्ड फुल मैश। लेकिन मान लीजिए जहां पर आपका जो नेटवर्क है उसमें सभी नोड्स, कुछ जो नोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ फुली कनेक्टेड हैं, जैसे ये मान लीजिए इसके एक दूसरे के साथ फुली कनेक्टेड है, लेकिन कुछ एक नोड्स का जो कनेक्शन है वो आपस में कंप्लीट नहीं है, तो इस तरह का जो आपके पास टोपोलॉजी होगा इसे हम कहेंगे पार्शियल मैश। ओके, दैट इज कॉल्ड पार्शियल मैश। देन इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज तो यही है क्योंकि ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं, अगर एक नोड भी आपकी डाउन चली जाती है तो उससे आपका सिस्टम जो है वो बंद नहीं होगा, जो सिस्टम है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा क्योंकि सभी जो नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। एंड इसी तरह से अगर आप नोड की एडिशन करते हैं देन दैट विल नॉट डिस्ट्रैक्ट नेटवर्क, उससे जो नेटवर्क है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जो डाटा ट्रैफिक है वो हाई अमाउंट में हैंडल हो सकता है क्योंकि यहां पर जो लोड है वो इंडिविजुअल वर्क स्टेशन के ऊपर रहता है क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड है, तो जो डाटा आपके पास नेटवर्क रहता है वो आपके पास बढ़िया आपके पास परफॉर्मेंस रहता है। देन इट इज अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो दीज आर हार्ड टू मैनेज। तो यहां पर तो अभी हमने क्या किया था, 5 अभी पीसी लिए थे तो इतने ज्यादा कनेक्शंस बन गए थे, तो इतने ज्यादा कनेक्शन बन गए थे। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है, इससे भी बड़ा नेटवर्क है, मान लीजिए 30 आपके पास नोड्स हैं, तो उसके केस में इसको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है। देन इट इज वेरी मच हार्ड टू मैनेज। एंड क्योंकि यहां पर जो इक्विपमेंट आपको चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि पार्शल के केस में आपको नेटवर्क कार्ड चाहिए, ठीक है, ताकि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक इनडायरेक्टली डाटा भेज सकें, ठीक है। अगर आप सभी को जोड़ते हैं तो वायर कॉस्ट बहुत इंक्रीज होती है, तो इसलिए ये महंगा है काफी। ओके, देन इट इज ट्री टोपोलॉजी। जो ट्री टोपोलॉजी है वो बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा जो स्टार टोपोलॉजी है उसका कॉम्बिनेशन है। किस तरह से? मान लीजिए यहां पर नेटवर्क बैकबोन है, दिस इज व्हाट, दिस इज नेटवर्क बैकबोन, एंड यहां पर बेसिकली हब कनेक्टेड है, सेंट्रल हब कनेक्टेड है जिस पर आगे आपके वर्क स्टेशन कनेक्टेड हैं। इसी तरह से यहां पर एक और, ठीक है, जहां पर ये कनेक्टेड है, ओके, जो बेसिकली मेन बस से कनेक्टेड है, यानी कि जो नेटवर्क बैकबोन है उससे कनेक्टेड है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्री नेटवर्क है ये एक बस नेटवर्क है, किसका? स्टार नेटवर्क्स का। दिस इज अ बस नेटवर्क ऑफ स्टार नेटवर्क्स। ओके, सो लेट अस लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ द सेम। तो पहली चीज तो ये है कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स, एंड इसकी जो सपोर्ट होती है वो वाइडली अवेलेबल है। एंड अगर आगे जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो इजीली डिटेक्टेबल रहती है, लेकिन अगर नेटवर्क बैकबोन में कोई इश्यू रहता है तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। एंड डिसएडवांटेजेस भी इसी के ऊपर बेस्ड हैं, बैकबोन के ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि जो मेन बस है उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है लोड। ये बेसिकली लिमिट करती है लोड को एंड स्केलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क को हम आगे कितना बढ़ा सकते हैं इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो नेटवर्क बैकबोन है अगर ये खराब हो जाती है तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा एंड आप प्रॉब्लम का भी पता नहीं लगा पाएंगे। देन इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफिकल्ट है, कॉस्ट जो है डेट इज हाई, कॉस्ट इज हाई। ओके, तो हर एक नेटवर्क टोपोलॉजी के अपने अप्स एंड डाउन्स हैं, तो ये बेसिकली मैटर करता है कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है, कौन सा जो टोपोलॉजी है वो हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेहतर है। जो बिगर नेटवर्क सिस्टम है उसमें किसी और तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो छोटे सिस्टम्स हैं वहां पर किसी और तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हम कितना कॉस्टिंग डालना चाहते हैं, कितने अमाउंट से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती हैं। इट इज लॉजिकल टोपोलॉजी और इसे हम कहते हैं सिग्नल टोपोलॉजी। सो इसका क्या मतलब है? दिस इज अ नेचर ऑफ पाथ, नेचर ऑफ पाथ के ऊपर डिपेंड करता है जिसमें जो सिग्नल है वो ट्रैवल करता है, सिग्नल ट्रैवल्स फ्रॉम नोड टू नोड, एक नोड से दूसरे नोड में ट्रैवल करता है। सो जो लॉजिकल टोपोलॉजी है दैट इज सेम एज अ फिजिकल टोपोलॉजी, बट लेकिन ये ऐसे हर एक केस में नहीं होता है। तो ये हो सकता है कि फिजिकली किसी नेटवर्क को आपने बनाया है किस तरह से,
स्टार टोपोलॉजी में ये आपके पास हब है एंड ये डिफरेंट नोड्स हैं, लेकिन उसकी वर्किंग कैसी हो, वर्किंग उसकी हो रिंग टोपोलॉजी की तरह, यानी कि इसका जो फिजिकल लेआउट है दैट इज एज पर द स्टार टोपोलॉजी, लेकिन उसकी लॉजिकल जो वर्किंग हो रही है, जो लॉजिकल वर्किंग हो रही है दैट इज एज वर्ड द रिंग टोपोलॉजी। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि सिग्नल को जिस तरह से भेजा जाता है उस तरह से हम उसकी टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं। अदरवाइज फिजिकल टोपोलॉजी इज सेम एज द लॉजिकल टोपोलॉजी, लेकिन ये हर केस में सेम नहीं होता है। ओके, देन इट इज आईपी एड्रेसिंग। आईपी इज बेसिकली व्हाट, दिस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली एक एड्रेस होता है, ये बेसिकली एक एड्रेस है जो बेसिकली क्या रहता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर रहता है, यानी कि आपने अगर किसी नोड को आइडेंटिफाई करना है यूनिकली तो आप किसके थ्रू करेंगे, आईपी के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो जो भी आईपी रहेगा, आईपी नेटवर्क रहेगा, उसके थ्रू आप बेसिकली क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एक नोड को। तो ये बेसिकली जो आईपी एड्रेस रहता है दिस इज अ 32 बिट बाइनरी नंबर, ये 32 बिट का एक बाइनरी नंबर रहता है जिसे 4 डेसिमल वैल्यूज में हम शो करते हैं। दिस इज शोन इन 4 डेसिमल वैल्यूज एंड हर एक के बेसिकली 4 आपके 8 बिट होते हैं। सो अगर मैं ये कहूं दैट 192.161.1.1, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज एन आईपी एड्रेस, इसमें 4 डेसिमल वैल्यूज हैं एंड हर एक डेसिमल वैल्यू जो है वो 8 बिट की है। टोटल कितने हुए, 8 इंटू 4 32 बिट्स। ओके, तो इनकी जो रेंज रहती है बिट्स की, दैट रेंजेस फ्रॉम 0 टू 255, जिसको हम ऑक्टेट कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेट एंड इनको सेपरेट किया जाता है विद द डॉट्स, दैट इज व्हाई इट इज दीज आर कॉल्ड डेसिमल ऑक्टेट्स, क्योंकि डेसिमल से उन्हें हमें सेपरेट किया है। सो दीज आर कॉल्ड डेसिमल ऑक्टेट्स और डॉटेड ऑक्टेट्स। ओके, तो हर एक आईपी में बेसिकली 2 पार्ट रहते हैं, जो भी आईपी एड्रेस रहेगा उसमें 2 पार्ट रहेंगे। एक पार्ट जो है वो आइडेंटिफाई करेगा नेटवर्क को, दैट आइडेंटिफाइज नेटवर्क, एंड जो दूसरा पार्ट है दैट आइडेंटिफाइज द नोड, दैट आइडेंटिफाइज द नोड। एंड जो क्लास है एड्रेस की एंड सबनेट मास्क की, वो डिटरमाइन करती है कि कौन सा पार्ट नेटवर्क को बिलोंग करता है एंड कौन सा पार्ट जो है वो नोड एड्रेस को बिलोंग करता है। लेट मी रिपीट दिस, कि जो क्लास है एड्रेस की, डिफरेंट क्लासेस होती है, बेसिकली 5 क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो जो क्लास है, क्लास ऑफ एड्रेस, जो एड्रेस है एंड सबनेट मास्क है, वो डिफाइन करेगा कि नेटवर्क एड्रेस कौन से पार्ट को बिलोंग करता है एंड जो नोड एड्रेस है वो कौन से पार्ट को बिलोंग करता है। तो बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल के करंटली 2 वर्जन है। तो एक आता है हमारे पास IPv4 एंड सेकंड इज द IPv6, IPv4 एंड IPv6। IPv6 है जो वो एक एवोल्यूशनरी अपग्रेड है किसका, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। जो IPv6 है वो को एग्जिस्ट करता है विद द IPv4, लेकिन जो IPv4 है दैट इज द मोस्ट कॉमनली डिप्लॉयड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो जो IPv4 है ये बेसिकली यूज करता है कितने, 2⁻32 एड्रेसेस, यानी कि 4 बिलियन के लगभग। ओके, सो इसमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, गेमिंग कंसोल्स सभी इंक्लूड रहते हैं जहां पर इंटरनेट रिक्वायर्ड है। जब भी हमने इंटरनेट रिक्वायर करना को यूज करना, वहां पर ये जो एड्रेस है वो रिक्वायर्ड रहता है। तो अगर हम क्लासेस की बात करें IPv4 की, तो हमारे पास 5 क्लासेस हैं, यहां पर 5 डिफरेंट एड्रेस क्लासेस हैं, क्लास A, B, C, D एंड E। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट रेंज रहती है। जैसे क्लास A की जो रेंज है वो रहती है 1.001 टू 126.255.255.254 तक। ओके, एंड ये लार्ज नेटवर्क डिवाइसेस के लिए यूज होती है, जहां पर बहुत ज्यादा डिवाइसेस है वहां पर ये यूज होती है। एंड क्लास B जो करती है दैट वेरीज फ्रॉम 128.1.0.1 टू 192.255.255.254 एंड क्लास C जो है दैट वेरी करती है वो 192.0.1.1 टू 223.255.255.254। ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये लार्ज नेटवर्क्स के लिए है। यहां पर ये आपके जो क्लास B है दैट इज यूज्ड फॉर मीडियम साइज्ड नेटवर्क्स
एंड ये आपकी यूज होती है स्मॉल नेटवर्क्स के लिए। एंड इसके बाद जो क्लासेस है डेट इज रिजर्व्ड, यानी कि मल्टीकास्ट आपकी ग्रुप के लिए रिजर्व्ड है। जो क्लास डी ई है ये जो है मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए रिजर्व्ड है, एंड जो क्लास ई है डेट इज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आर एंड डी के लिए रिजर्व्ड है। ओके, तो क्लास डी यहां से यहां तक वेरी करती है, एंड क्लास ई वेरीज फ्रॉम 242 255.255.255.254। एंड जो आपके जो एड्रेस हैं जो शुरू होते हैं 127 से, जो 127 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि यहां पर ये मिसिंग है, 126 के बाद कौन सा आ गया, बेसिकली 127 आना चाहिए था लेकिन 127 नहीं आया। तो 127 से जो शुरू होते हैं डेट इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक, इंटरनल टेस्टिंग के लिए यहां पर रिजर्व्ड है। ठीक है, यानी कि जो आपकी लोकल मशीन होती है उसके लिए ये रिजर्व्ड है। लोकल मशीन पर यही आपको देखने पर मिलेंगे आईपी जो देखने को मिलेंगे। ओके, इसके अलावा यहां पर 3 आईपी हैं जो बेसिकली रिजर्व्ड हैं, डेट आर कॉल्ड प्राइवेट सबनेट्स। इनको हम कहते हैं प्राइवेट सबनेट्स, जिसको आप बेसिकली होम नेटवर्क के लिए, लैन नेटवर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनकी जो रेंज है डेट इज 10.0.0.028 एंड सेकंड इज 172.16.0.0/2, यानी कि 0 से जो लास्ट बिट है डेट वो 0 से लेकर 8 तक जाएगी, इसी तरह से ये 0 से 2 तक जाएगी। एंड जो थर्ड है जो लैन के लिए यूज होता है डेट इज 192.1.168.0216। ओके, तो इन्हें यूज करना बेहतर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इन्हें इंटरनेट कभी भी इनके पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। देन इट इज IPv4 सबनेटिंग। सबनेटिंग जो है उसके करने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट फिजिकल मीडिया को मे भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपने कोई एड्रेस स्पेस है उसको प्रिजर्व करना है, या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो आप IPv4 में सबनेटिंग यूज करेंगे डेट इज टू कंट्रोल द नेटवर्क ट्रैफिक, यानी कि जब आपने नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली सबनेटिंग को यूज करेंगे। सो ईथरनेट के नेटवर्क के केस में बेसिकली क्या रहता है कि जो भी नोड्स होती हैं किसी सेगमेंट के ऊपर, वो सभी पैकेट्स जो भी ट्रांसमिट किए गए हैं बाकी सभी नोड्स के द्वारा, मान लीजिए एक आपके पास नेटवर्क है एंड यहां पर डिफरेंट नोड्स हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर कनेक्टेड, नेटवर्क पर कनेक्टेड है। तो जो भी एक नोड के द्वारा डाटा ट्रांसमिट किया गया है एक सेगमेंट के ऊपर, ठीक है, तो सभी जो नोड्स हैं उस डाटा को देख सकती हैं। ठीक है, तो इससे बेसिकली अगर आपके पास नेटवर्क बड़ा है तो उससे बेसिकली ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज यहां पर क्या होंगी, कोलिजन्स होंगी, यहां पर क्या होंगी, कोलिजन्स होंगी, एंड यहां पर बेसिकली जिससे क्या होगा, रीट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी। सो एक राउटर जो होता है उसे आईपी नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि जो ट्रैफिक का एक साइज है हर एक सेगमेंट के ऊपर सिर्फ वही रिसीव कर पाए जो उसे रिसीव करना चाहिए। दैट इज वाई सबनेटिंग इज रिक्वायर्ड। देन हमने एक टर्म यूज की थी, दैट वाज अ सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क जो टर्म है सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं इसे IPv4 में, IPv4 में यूज करते हैं। तो बेसिकली जब हम एक सबनेट मास्क को अप्लाई करते हैं आईपी एड्रेस के ऊपर, तो बेसिकली इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेटवर्क एड्रेस कौन सा है एंड नोड पार्ट का एड्रेस कौन सा है। जो नेटवर्क बिट्स होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ, यानी कि 1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं मास्क में। ओके, एंड जो नोड की बिट्स होती हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय 0 इन द मास्क। सो एक हम बिट वाइज एंड ऑपरेशन चलाते हैं, बिट वाइज लॉजिकल एंड ऑपरेशन चलाते हैं सबनेट मास्क के बीच में एंड जो आपके पास आईपी एड्रेस है उसके बीच में, जो आपके पास आईपी एड्रेस है उसके बीच में, जिससे आपके पास क्या आ जाता है, जब ये आप ये ऑपरेशन चलाते हैं आपके पास आ जाएगा नेटवर्क एड्रेस। तो मान लीजिए हमारा आईपी एड्रेस था 140.179.240.200 जो क्लास बी का एक आईपी एड्रेस है। एंड अगर इसको हम 0 1s की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, दैट इज 10000111100110000.1100000000000000. ठीक है, कुछ इस हिसाब से हम इसको एड्रेस को लिखेंगे। अब मान लीजिए आपका जो डिफॉल्ट आपका क्लास बी का मास्क है, जो डिफॉल्ट क्लास बी रहती है
वो क्या है, डेट इज 255.255.000.000. ओके, जो मास्किंग रहती है. सो इसके बिहाफ पर हम अगर इसको देखें तो क्या रहेगा, डेट विल बी. एंड अब इसके ऊपर क्या चलाएंगे हम, लॉजिकल एंड चलाएंगे. तो लॉजिकल एंड में क्या रहता है, 1 1 इज 1 एंड 0 1 इज 0, 1 0 इज 0. ओके, तो उसके हिसाब से अब देखेंगे. ओके, तो ये आपका बेसिकली क्या आ गया, ये आपका नेटवर्क का एड्रेस आ गया. लॉजिकल एंड के थ्रू आपका क्या आ गया, नेटवर्क का एड्रेस आ गया. तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू, जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 140.179. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नेटवर्क एड्रेस. ओके, एंड ये तो हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क है. आप इसमें जो बिट्स हैं उनको ऐड भी कर सकते हैं टू चेंज दी सबनेट मास्क. तो सबनेट को चेंज कर सकते हैं जिससे आप बेसिकली और लोअर डाउन कर सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक को. देन इट इज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जिसको हम CIDR भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड CIDR. तो क्लासफुल नेटवर्क ने बेसिकली अपना जो पर्पस था वो सर्व किया था जब इंटरनेट शुरुआती स्टेज में था. लेकिन वहां पर बेसिकली स्केलेबिलिटी नहीं हो पाई क्योंकि यहां पर रैपिड एक्सपेंशन रही थी इंटरनेट की. तो जो क्लास सिस्टम था एड्रेस स्पेस का, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, दैट इज CIDR. एंड इसे किया गया था 1993 में. दिस वाज डन इन 1993. सो बेसिकली जो CIDR है, दिस इज बेस्ड अपॉन VLSM. ये VLSM के ऊपर बेस्ड है. VLSM इज बेसिकली वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क. ओके, देन इट इज IPv6 एड्रेसेस. तो बहुत से इंट्रूजन्स थे, यानी कि बहुत से बाहर के जो सिस्टम से उनसे छेड़छाड़ की जा रही थी IPv4 में. तो IETF यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने नई टेक्नोलॉजीज को एक्सपेंड करना शुरू किया ताकि जो एड्रेसिंग कैपेबिलिटी है इंटरनेट की उसको एक्सपेंड किया जा सके. एंड परमानेंट सोल्यूशन ये था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल को ही चेंज कर दिया जाए, यानी कि अब IPv6 आ गया था. एंड IPv6 जो था प्रोटोकॉल, ये था बेसिकली 1995 में आया था. एंड जो एड्रेस साइज था वो बेसिकली यहां पर 32 बिट्स से इंक्रीज हो गया था. कहां तक, 128 बिट्स पर. पहले क्या था, 28 बिट्स 32 बिट्स था, अब कितना हो गया था, 128 बिट्स हो गया था. यानी कि 16 ऑक्टेट्स के पैटर्न पर आ गया था. पहले 8 ऑक्टेट्स थे, अब 16 ऑक्टेट्स थे. ठीक है, तो यहां पर बेसिकली कितने आपके पास एड्रेसेस हो सकते थे, बहुत ज्यादा. यानी कि जो आपके पास पहले ही एड्रेसेस होते थे उसकी तुलना में बहुत ज्यादा अब एड्रेसेस आप बना सकते थे इससे. तो अगर इसकी एड्रेसिंग हम देखें, तो यहां पर दो तरह के पार्ट रहते थे. एक यहां पर रहता था नेटवर्क प्रीफिक्स एंड सेकंड वाज द इंटरफेस आईडी. एंड इनके अलग अलग से कितने बिट्स होते थे, बेसिकली 16 बिट के हिसाब से इनके 4 डेसिमल पार्ट्स से, जो नेटवर्क लोकेशन को एंड जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करते थे इंटरफेस के लिए. तो यहां पर अगर हम नंबर देखें तो कितने रहते थे, तो ये आपके नेटवर्क प्रीफिक्स हो गए. उसके बाद ये आपकी इंटरफेस आईडी होगी. ओके, देन इट इज IPv4 वर्सेस IPv6. अगर हम एड्रेस साइज के हिसाब से देखें तो यहां पर जो एड्रेस साइज था वो 32 बिट्स का था, लेकिन IPv6 में एज आई टोल्ड यू जो एड्रेस साइज था दैट वाज ऑफ 128 बिट्स. ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या रहता था कि जो आपके एड्रेसेस हो सकते थे 4.3 बिलियन के पास हो सकते थे, लेकिन यहां पर जो आपके साइजेस ऑफ एड्रेस था वो काफी ज्यादा बड़ा था. यानी कि 50 ऑक्टिलियन तक आपके जो साइजेस थे वो यहां पर हो सकते थे. जो IPv4 का हेडर था यहां पर वो 20 बाइट्स का होता था. एंड IPv6 का जो हेडर था दैट वाज डबल ऑफ साइज. यानी कि IPv6 में जो हेडर था दैट वाज 40 बाइट्स ऑफ साइज. ओके, IPv4 जो हेडर था इसमें कितने फील्ड्स होते थे, इसमें 13 फील्ड्स होते थे. लेकिन IPv6 के जो हेडर था इसमें जो फील्ड्स थे वो कम होते थे. एंड इट हैड 8 फील्ड्स, इसमें 8 फील्ड होते थे. इसमें बेसिकली जो क्लासेस थी उनको डिवाइड किया गया था A to E. एंड IPv जो V6 था इट इज क्लासलेस. इसमें कोई भी क्लास नहीं होती थी. इसमें बेसिकली एक तो प्रीफिक्स यूज होता था जिसे हम बेसिकली क्या कहते थे, नेटवर्क प्रीफिक्स. एंड सेकंड इसमें यूज होता था इंटरफेस आईडी. तो ये क्लासलेस था एंड इसमें इंटरफेस आईडी यूज होती थी. ओके, IPv4 में हम सबनेट मास्क को इस्तेमाल करते हैं फिल्टरिंग के लिए. एंड यहां पर बेसिकली हम प्रीफिक्स लेंथ को यूज करते हैं. वी यूज प्रीफिक्स लेंथ हियर फॉर फिल्टरिंग.
एंड यहां पर कोई भी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है IPv4 के केस में, लेकिन IPv6 के केस में देयर इज इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर। इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर, यहां पर इंक्रिप्शन भी रहती है एंड ऑथेंटिकेशन भी है। एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास IPv4 या तो होगा या IPv4 एंड IPv6 दोनों होंगे। एंड बहुत से अभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके पास IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है, उसका उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ओके, एंड IPv6 में हम एड्रेसेस को ज्यादा ब्लॉक कर सकते हैं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, जहां पर भी हमें अप्रोप्रिएट लगे। एंड क्योंकि यहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा एड्रेस स्पेस है, तो कुछ आपको स्पेसिफिक कंजर्वेशन मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने CIDR के थ्रू, यानी कि क्लासलेस हो गया, तो आपको जैसे हमने यहाँ पर तो रिजर्वेशंस रखी थी डिफरेंट लैन के लिए या अलग के लिए, तो यहाँ पर एड्रेस बहुत आपके पास बढ़े तो आपको कोई भी यहाँ पर रिजर्वेशन रखने की जरूरत नहीं है, कंजर्वेशन रखने की जरूरत नहीं है। एंड जितने भी मॉडर्न डेस्कटॉप हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो IPv6 प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द नेटवर्किंग सिस्टम।